दोस्तों ज़िंदगी में कई सारे लोग बहुत सारे कलाकार बनते हैं। ये कलाकारी जो है वो 1 मिनट में निकल जाती है अगर ज़िंदगी में आप लोग सतर्क नहीं रहोगे। कोई यहाँ पर वीडियो बना रहा है, आप लोग ध्यान से देखो इसको। और ये सामने वाला बंदा मुझे लग रहा है कि ये कोई इंस्टाग्राम की रील बना रहा होगा या फिर यूट्यूब की। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दुनिया में इन चीज़ों में यार कुछ नहीं रखा। कोशिश करो कि खासकर जहाँ पर सेफ्टी अपने हाथ में होती है वहाँ पर तो इंसान सेफ रह सकता है ना, वहाँ पर भी इस तरीके से जाकर हरकतें करनी है तो फिर इंसान का क्या होगा वो आप लोगों के सामने रिजल्ट है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। तो ऐसी ये अवेयरनेस की चीज़ें होती हैं, दूसरों तक भी बताया करो ताकि किसी की जान न जाए, कम से कम फालतू की चीज़ों में कम से कम। ठीक है, देश के लिए कोई शहीद हो गया, समझ में आता है यार, अपने देश के लिए जान दे दी, लोग आगे तक याद करेंगे कि हाँ ये इंसान देश के लिए जान देकर गया था। मतलब किस चीज़ में, ये मतलब दिखावे के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें इरिटेटिंग होती है। बड़ी शानदार बात बोली गई है। पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश। जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे जब तक आप लोग अपना टारगेट अचीव ना कर लो तब तक बरकरार रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, एक वीडियो छोटी सी बनाई थी आप लोगों के साथ में। अर्नव SLV फैमिली मेंबर जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से, 42nd रैंक आप लोगों को UPSC CSC के अंदर यहाँ पर इनकी देखने को मिली। आप लोगों को पता है जब UPSC रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उसमें एक रिजर्व लिस्ट रख रहती है, तो उसी रिजर्व लिस्ट में यहाँ पर इनका बेसिकली नाम आया और अब फिलहाल इनकी जो रैंक है वो 42 आप लोगों को देखने को मिली। तो मेहनत यार इस तरीके से रंग लाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने अर्नव के साथ फ़ोन पर बात की तो यार ये इतना जेन्युइन पर्सन है, मतलब वो नहीं कहते, बात कर मेरा मज़ा आ गया। रीज़न क्या है, एक होता है इंसान कि जो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करता है पर वो होता कुछ और है। इनके द्वारा जब मेरे से बातें की गई तो मतलब बिल्कुल जो अंदर से है ना इंसान, जो दिल से है, वही सेम उसी तरीके से बातें की कि सर ये दिक्कत आई थी, इस तरीके से मतलब जर्नी चली। मतलब वो नहीं कहते कि बिल्कुल नेचुरल पर्सन जो होता है अंदर से, बिना कोई मिलावट के एक एक बात को बिल्कुल उसी तरीके से बोल देना। तो वो नेचुरलिटी बड़ी पसंद आई यार मुझे। मैं बहुत बच्चों से बातें करता हूँ जिनके सिलेक्शन होते हैं, मेल करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि अंदर से वही जो होते हैं और वही दिखाते हैं। वरना कईयों मैंने ऐसे भी देखे हैं जैसे ही सिलेक्शन हो गया तो एकदम पैटर्न चेंज हो जाता है। ऐसे लगता है कि मतलब ऐसा कुछ अचीवमेंट हो गया कि जैसा किसी ने ना किया हो, बस वही उस पोस्ट पर पहुंचे हैं। ऐसी चीज़ें बहुतों में देखने को मिलती है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बताने लगे जैसे किसी ने सुनी भी नहीं होगी, बिना सर पैर वाली। ठीक है, पर लेकिन जब मैंने इनके साथ में बातें की तो मतलब लगा कि एक जेन्युइन पर्सन से बात कर रहा हूँ। और सच्चाई तो यार ये है कि सिलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन ना हो, इंसान को हमेशा जेन्युइन ही रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पर मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में आप लोग बताओ जैसा कोई पर्सन है एकदम उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आ जाएगा क्या? मतलब सिलेक्शन जैसे मान लीजिए आज जो रिजल्ट आया, मतलब दिन में 10 बजे, ठीक है, 10 बजे से पहले ये इंसान कुछ और है और 10 बजे के बाद में इंसान कुछ और हो जाए, क्या वो रियलिटी में सही चीज़ है वो? यार एक जेन्युइन पर्सन वो जेन्युइन पर्सन ही रहता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी किसी भी पोस्ट पर आप लोग पहुंच जाओ, आप लोग के अंदर का जो जेन्युइन पर्सन है ना, जो रियलिटी में आप लोग हो, वो कभी नहीं आप लोगों का खत्म होना चाहिए। मूवी देखिए वो जो अल्लू अर्जुन की, उसमें उसको बेसिकली आर्मी से उसमें गुस्सा आता है, उसको बंदे को लेकर अंदर लेकर आते हैं, फिर उसको उसके पापा रहते हैं वो डॉक्टर, और वो उसको सर्टिफिकेट पर साइन करवाना होता है। तो वो जिस चीज़ के लिए जी रहा था वही चीज़ अपने अंदर से खत्म कर लेता है। तो कभी भी किसी भी पोस्ट पर जाओ यार, अपने अंदर की वो जो एक तरीके से जो नेचुरलिटी है ना वो खत्म मत होने देना। ठीक है, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, किसी भी पोस्ट पर आप लोग पहुंच जाओ पर वो आप लोगों के अंदर बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, और लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहो यार। ये एक तरीके से रोलर कोस्टर होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, जर्नी अगर कभी भी आप लोग सोच रहे हो कि ऐसी होनी चाहिए तो ये जर्नी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब मशीन के अंदर में यहाँ पर जब इंसान हॉस्पिटल में रहता है तो ऐसी सीधी लाइन हो जाती है, तो इसका मतलब लाइन खत्म हो चुकी है। लाइफ हमेशा अप्स और डाउन्स के साथ में चलती रहेगी। और सेम बात जब मैं इनसे बातें कर रहा था तो इनके द्वारा भी यही बोला गया कि सर काफ़ी बार ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं जिंदगी कहाँ पर लेकर जाने वाली है। ठीक है, और आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर फिर भी उस मुकाम पर अपने आप को संभाल कर चलना, रियलिटी में वही लाइफ है यार। यहाँ पर मुझे वही डायलॉग याद आता है जो मैंने इनके साथ में भी डिस्कस किया था कि जिंदगी में ना यार आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा सुल्तान मूवी का डायलॉग, याद है जब बोलता है कि असली इंसान वो है कि जिंदगी जब आप लोगों को पटके और आप लोग फिर से खड़े हो जाओ, वो है रियलिटी में असली इंसान। वरना ये एग्जाम तो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर जिंदगी में अगर आप लोग जिंदगी को पटकना सीख गए तो भाई साहब कोई भी चीज़ से आप लोग जिंदगी में मार नहीं खाओगे। तो हमेशा वो चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, और वो चीज़ आप लोग के अंदर कब आएगी, जब आप लोग एक बैलेंस माइंड के इंसान होना स्टार्ट हो जाओगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ओरिएंटेड अपना माइंड रखना स्टार्ट कर दोगे, तब ये चीज़ें आप लोगों के अंदर आएगी। ठीक है,
तो कैसा लगा एसएलवी फैमिली मेंबर जो यूपीएससी में सिलेक्टेड होकर आए, तो कांग्रेचुलेशन लिखना सब इनके नाम के साथ में, और मैं आशा करता हूं जल्दी से आप भी इसी लिस्ट में हो। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर इन्होंने लिखा था कि इसको शेयर मत करना। डियर, ये मैसेज के बारे में नहीं लिखा इन्होंने, एक्चुअली इनका फोन नंबर था यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा था। तो कई सारे बच्चे मेल करे थे, सर इन्होंने बोला था शेयर मत करना, आपने शेयर कर दिया तो इन्होंने फोन नंबर के बारे में लिखा था, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इनकी रैंक आप लोग देखते हैं, इनकी जो रैंक थी यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से जिंदगी आप लोग लेकर चलोगे ना, तो आप लोग भी इसी तरीके से जब मेरे पास में मैसेज करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो 42nd रैंक है यहाँ पर ही, ठीक है। तो जिंदगी को अच्छे से लेकर चलो और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो वो एक तरीके से ना क्षण भर की होती है, फिर निकल जाती है, ओके। आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, इनको जाकर आप लोगों को मैप में नहीं हारना है, मैप में नहीं हारना सॉरी, इनको जाकर आप लोगों को देखना है कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में भी रहते हैं। और आज के आर्टिकल काफी शानदार रहने वाले हैं। कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो आप लोगों के चक्षु खोलने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन भी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और न्यूज एनालिसिस में एक आप लोगों से डिस्कस करूंगा बेसिकली एनजेसी के बारे में, एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो भी आप लोगों को सुनना है, उससे आप लोग कई सारी एक्स्ट्रा बातें जानने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, टकटकी लगाकर, कोई भी दिक्कत होगी तो उसको बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी कल का टारगेट जो था वो किसने अचीव किया ये जरूर बताना, और अगर अचीव नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, उसके लिए आप लोगों को सॉरी फील करना है, क्योंकि अगर अचीव नहीं किया और आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया था तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। और कौन कौन मॉर्निंग में टाइम पर उठा है जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था, ये भी जरूर बताना, जरूरी है सारी चीजें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई है, और यहां पर आइंस्टीन साहब के द्वारा ये बात बोली गई है, बोला गया कि जो ऐसा पर्सन, एनीवन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिंदगी में गलतियां कर करके ही सीखना इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। पर इतनी भी गलती नहीं करनी है कि उसी में उलझे रहो, कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीख लो, तो ऐसे भी आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हो। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हमेशा जिंदगी में कोशिश करते रहो। एक डे है आज, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे बोलते हैं, तो आप लोगों को भी जिंदगी में स्टैंडर्ड बनाना है कि अपना स्टैंडर्ड यार लाइफ का ये होना चाहिए। अगर जिंदगी में स्टैंडर्ड बना के चलोगे ना, तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, वरना जिंदगी ऐसे चलती रहती है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड बनाओ कि इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। स्टैंडर्ड बनाओ कि एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करनी है। स्टैंडर्ड बनाओ अपनी लाइफ में कि एटलीस्ट 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है। ये आप लोग की लाइफ में इतना इंप्रूवमेंट करेंगे ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, ओके। 14 अक्टूबर यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्टिकुलर डे से, और शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड ये थीम है यहां पर। तो स्टैंडर्ड काफी जरूरी है हर एक चीज में, चाहे आप लोग वेट की बात करो, इसे करते हैं ना कि इंसानों का वेट इतना होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोई भी आप लोग इंडस्ट्री में, रेगुलेशन में कहीं भी स्टैंडर्ड रहेगा तो आप लोग ट्रस्ट करते हो। किसी प्रोडक्ट पर जो ब्रांडिंग होती है ना, उसका स्टैंडर्ड होता है, तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी ब्रांडिंग कर सकते हो, है कि नहीं। बाकी बताना, जिस भी तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलो, कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना जरूर, और फीडबैक जरूर देना। जैसी वीडियो आप लोगों को लगती है, लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, 1 सेकंड लगती है, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा है। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना अच्छे से यहाँ पर, और ये छोटी सी वीडियो बनाई थी इनके बारे में, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनना टकटकी लगाकर। दोस्तों, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। जो ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है, कई बार मैंने देखा है कि मोबाइल को पॉकेट में डालकर सुनते हैं, बस हाँ आवाज़ सुननी है और बाकी का जो चलता है चलते रहने दो, ठीक है। तो उनको मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग मोबाइल को पॉकेट में डालकर सुन रहे हो बस, और स्क्रीन को नहीं देख रहे हो, तो आप लोग काफ़ी कुछ मिस करने वाले हैं, खासकर इस आर्टिकल के अंदर जब मैं आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करूँगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा। स्क्रीन पर देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर अभी, ठीक है। सबसे पहले ये आर्टिकल कहाँ से निकल कर आया, तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसी के साथ में सेम आर्टिकल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी पब्लिश किया गया। मुद्दा क्या है, मुद्दे की बात की जा रही है जियो स्पेशल इकोनॉमी के बारे में। आखिर ये शब्द जो जियो स्पेशल है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जियो स्पेशल के बारे में जानते हैं, यानी आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जो जियो स्पेशल के बारे में जानते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखता हूँ आप लोग जियो स्पेशल से क्या समझते हैं। मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा शानदार तरीके से। माना यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर ग्रोथ होने वाला है, और एनुअल ग्रोथ भी बहुत होगा, और लोगों को जॉब भी बहुत मिलेगी। कहां पर ये बातें बोली गई, यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस हैदराबाद के अंदर में हुई। कोई इंटरनेशनल जब इवेंट हमारे देश के अंदर में होता है, एक तो ये गर्व की बात होती है कि भाई साहब वाह हमारे देश में इवेंट हो रहा है, और दूसरी चीज यहां पर ये होती है कि हमारे देश में इवेंट हो रहा है तो हमको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और इस तरीके से हमारा उसके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो अभी यहाँ पर 10 से लेके 14 तक यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, यानी कि खत्म नहीं हुई है, अभी कॉन्टिन्यूसली है। तो ऐसा नहीं कि चीजें खत्म हो गई है, ठीक है, तो अभी ये चल रही है। ओके, और थीम बड़ी शानदार है। यहाँ पर बोला गया कि जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों का बड़ा शानदार बन जाता है, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला कि स्क्रीन को देखते रहना, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर कि व्हाट इज द जियो स्पेशल डेटा, मतलब हमारे देश के बारे में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो जियो स्पेशल डेटा क्या है, और आप लोगों को कमेंट करना है एक तरीके से कि प्रेजेंट पॉलिसी जियो स्पेशल डेटा को लेकर देश के अंदर में क्या है। तो वो भी बहुत डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले जियो स्पेशल को बड़ी ही शानदार तरीके से समझेंगे। पर लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्क्रीन से आप लोगों को नजर नहीं हटानी है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो जीएस पेपर 2 में ये काफी शानदार तरीके से बेसिकली इसको कवर किया जाता है। और कितनी ग्रोथ होने वाली है, तो 12.8 की वृद्धि बताई गई है 2025 तक का, और लगभग 63,000 करोड़ ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है। 12% और इतना पैसा, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अभी पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा जियो स्पेशल के बारे में, तो वो आप लोगों को अच्छे से सुनना है और सारी चीजें एक एक करके आप लोगों के माइंड में क्लियर होती चली जाएगी। फिर आप लोगों को मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और कुछ बेसिक डेटा और बताऊंगा, पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आप लोगों के आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, तो एक एक पॉइंट आप लोगों का माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो पहले बेसिक समझते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के ढंग से। ये जो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग हमेशा यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। बोलते हैं इसको जियो स्पेशल। जियो स्पेशल मतलब एक तरीके से स्थानीय, यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पता लगाना। तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग जैसे कि फूड डिलीवरी के बारे में बात करें, ओला या फिर उबर के बारे में बात करें, या फिर अपनी लोकेशन के बारे में आप लोग बात करें, अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है ये पर्टिकुलर लोकेशन कहां पर है, तो आप लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो आज के डेट में जियो स्पेशल सिस्टम आप लोग को देखने को मिलता है। ये तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई, पर आज की डेट में अगर बात करें जो यहाँ पर पावर प्लांट कहां पर है, कहां पर हमारी कंट्री में, यहाँ पर आज के डेट में पावर एनर्जी सेक्टर है, कोयल रिजर्व हमारे देश में कहां पर है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस कहां पर है, कहां पर कितनी खेती बाड़ी आज के डेट में हो रही है, आज के डेट में कौन सी नदी कहां कहां किस किस डायरेक्शन में बह रही है, ये सारी अगर लोकेशन, अगर इन चीजों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो ये सेक्टर जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी ये न्यूज में क्यों आ गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा और रिसेंटली क्वेश्चन भी आप लोगों से इससे बन सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर है जिसके द्वारा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइए, छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में, कोई बड़ी चीज नहीं है, रेगुलर डे बाय डे न्यूज में रहते हैं। तो बताइए इसके बारे में। अगर बात करें जियो स्पेशल सेक्टर के बारे में, ये जो एक तरीके से इसको लिबरलाइज करने की बात की जा रही है। लिबरलाइज मतलब बोले तो आप लोग बोल सकते हैं इसको कि इसको डीरेगुलेट करने की बात की जा रही है। डीरेगुलेट का मतलब क्या होता है, डीरेगुलेट का मतलब होता है कि एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसका जो कंट्रोल है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट करने की बात की जा रही है। यानी कि जियो स्पेशल के फील्ड में यहां पर इंसान जो है वो बेसिकली यहां पर हमारी कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जियो स्पेशल जब डेटा होगा देश के अंदर जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा आज की डेट में हमारी कंट्री में सर्विस को हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब क्या है, कल को अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, कहां कहां पर बच्चे जो है मेलन्यूट्रिशन का शिकार है, इसी के साथ में कोई पर्टिकुलर अगर कोई कहीं पर घूम रहा है तो इंसान कहां घूम रहा है, कहां पर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, इन सब का डेटा इकट्ठा अगर बोले उसके बारे में, तो उसके बारे में जो पृथ्वी के सरफेस पर उनके बारे में चीजों का पता लगाना, ये होता है बेसिकली जियो स्पेशल डेटा। तो यानी कि इस डेटा को अकेले गवर्नमेंट तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी चीजों को गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी तो इसी काम में रह जाएगी। तो इसलिए हमारे देश में आज की डेट में भी जियो स्पेशल डेटा जो है वो उसकी काफी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कल को चलकर अगर हम लोग इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बातें यहाँ पर बोली गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी यहाँ पर रिसेंटली न्यूज में भी देखने को मिली, उसमें ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो सेक्टर है काफी ह्यूज स्केल पर बढ़ने वाला है अगर इसमें प्राइवेट वाले आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए। बोला जा रहा है कि 1 लाख करोड़ के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और हर साल यहां पर लगभग 13% के करीब यहां पर इसके अंदर इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक ये जो पूरा सेक्टर हमारी कंट्री में, जैसे कि टोटल बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, इसरो हो गया, इसी के साथ में यहां पर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर हो गए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गए, यानी कि मोटे मोटे तौर पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो यहां पर बेसिकली इसको देखती है। तो इसकी वजह से दिक्कत ही आ रही है, एक प्रॉपर डेटा नहीं हमारे पास में, जितना है थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट यूज करती है उतना डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा,
तो इसके चलते लोगों के अंदर ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और स्किल्ड प्लेयर भी नहीं है इसमें, क्योंकि प्राइवेट वाले आएंगे तभी तो यहाँ पर और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो इसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो डेटा शेयरिंग भी आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो हमारे देश में इन सब चीजों की कमी को ध्यान में रखते हुए इसको डीरेगुलेट करने की बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इससे लोकेशन कहां पर है, एट्रीब्यूट आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर फिनोमिनन के बारे में, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, या फिर टेम्पोरल या टाइम के हिसाब से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज की डेट में फूड डिलीवरी हो गया, ई कॉमर्स सर्विस, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से चीजें खरीदना, या फिर वेदर की इंफॉर्मेशन लेना, ये सारी इसी सिस्टम के थ्रू की जाती है जिसको आप लोग जियो स्पेशल सेक्टर बोलते हैं। अगर इस सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है करंट अगर सिचुएशन आप लोग इसकी समझे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन है डेटा के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है वो काम करती है यहां पर, तो रिस्ट्रिक्शन जो है यहां पर, तो उसको हटाएंगे तो चीजें काफी अच्छी देखने को मिलेगी। डेटा को स्टोर करना, यूज करना, सेल करना, ये सारी चीजें इसके बारे में, तो ये करंट जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसके थ्रू चलता है। हाँ, यहां पर चीजों को रिन्यू करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो उसके चलते भी यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम करना पड़ता है। अभी डोमिनेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, मैंने बताया ना सर्वे ऑफ इंडिया जो है मैक्सिमम वो सारे काम यहां पर करती है, या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी कुछ करना चाहती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से। इसी के साथ में डिफेंस से रिलेटेड कुछ बातें हैं या फिर होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो डेटा को इकट्ठा करना है तो प्रॉपर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब चलकर वो कोई डेटा को यूज कर पाएंगे। पर यही सारी चीजें जो है, ये जो हडल है उनको हटाया गया है कहीं पर, जो नई पॉलिसी यहां पर लेकर आई जा रही है। इस नई पॉलिसी में सबसे पहले यही काम किया जा रहा है कि ओपन एक्सेस दी जा रही है यहां पर, ओनली कुछ एरिया को छोड़कर, जैसे कि डिफेंस हो गया, तो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा को छोड़कर यहां पर आराम से काम किया जा सकता है इस फील्ड में। तो इंडियन जो कंपनी है उनको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज में आकर पार्टिसिपेट करें। बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा अगर हमारी खुद की कंपनी यहां पर आकर काम करती है। रिस्ट्रिक्शन को अगर रिमूव कर दिया जाता है तो काफी सारे अप्रूवल जो है देने पड़ते हैं, वो सारे नहीं करने पड़ेंगे और डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें विद इन इंडिया टेरिटरी हमारी कंट्री की कंपनी काम करती नजर आएगी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी सिक्योरिटी क्लियरेंस, लाइसेंस, रिस्ट्रिक्शन के। इसके चलते लोग जो है और ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर रहती है जब लोग जो है रिस्ट्रिक्शन में पड़ जाते हैं, उनको लगता है यार करना ही क्या है, इसमें जाकर इतनी सारी तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो वो वाली रिस्ट्रिक्शन जो है काफी नेगेटिव रोल प्ले करती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें रीजन है यहां पर डीरेगुलेट करने का, क्यों आज की डेट में, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाते हैं अगर कोई स्टार्ट करता है जियो स्पेशल परमिशन के चलते। हमारी कंट्री में बात पता है आप लोगों को, ठीक है ये परमिशन चाहिए तो ठीक है इतने पैसे भिजवा देना, ठीक है मेरा हिस्सा कहां है इसमें, तो हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी फिर यहां पर, और जितना जरूरी है उतना ही काम चलेगा। लैक ऑफ डेटा, यानी कि डेटा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और गवर्नमेंट के अकेले के बस की बात नहीं है, अगर करने बैठेगी तो बोला जा रहा है लगभग दशक लग जाएगा, इनके 10 साल के से भी ज्यादा लग जाएंगे, एक डिकेड लग जाएगा अगर गवर्नमेंट अकेली काम करेगी। तो प्राइवेट प्लेयर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। और जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, एक टाइम पर ऐसा था काफी हद तक हम लोग डिपेंडेंट थे यहां पर किसके ऊपर, आज के में अगर बात करें जीपीएस, जिसको आप लोग बोलते हैं ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का है। ठीक है, इसी के पैटर्न में हम लोगों ने अपना बना लिया IRNSS। बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पता होगा, जीपीएस की तो पता है आप लोग को, अपने देश के वाले के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बताइए इसके बारे में। तो कारगिल वॉर के टाइम पर हमको जो बेसिकली कुछ चीजें शेयर करने से मना कर दिया गया था यूएसए के द्वारा, जिसके चलते हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई कि हमारी खुद की कंट्री अपने आप इसको बनाए और कल से कम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ से हम लोग इसको यूज कर सके। आगे चलने वाले सोशल सेक्टर में कहीं पर नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, सूखा बढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग खुद आइडेंटिफाई कर सके। और ग्लोबल लेवल पर ये डेटा काफी अच्छा अवेलेबल है, पर हमारे देश में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हमारे देश में भी इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और हम भी इसमें काम करते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि इस एरिया को पुश करने की कोशिश की जा रही है सही डायरेक्शन में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि समझ सकते हैं। इसी के साथ में इंपैक्ट क्या होगा डीरेगुलेशन का, देखिए जहां पर कंपटीशन होता है ना, वहां पर आप लोगों को कंटेंट, वहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट, वहां पर आप लोगों को सर्विस सारी अच्छी मिलती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर सारी चीजें अच्छी नहीं मिलेगी, इंसान जो है अपनी मनमानी चलाएगा। जैसे जियो है आज के डेट में, एयरटेल है आज के डेट में, कंपटीशन चल रहा है तो प्राइस कई बार आप लोगों को काफी लोअर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जब दोनों का गठबंधन हो जाता है तो फिर सरकार बनती है हाई प्राइस की, वो एक अलग बात है। तो कंपटीशन क्या करते हैं यहाँ पर, एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आता है, नए लोगों को जॉब यहाँ पर मिलेगी, देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तो काफी लार्ज स्केल पर प्राइवेट कंपनी भी इसमें अपना काम करना स्टार्ट करेगी और जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा तो इससे पार्टनरशिप बढ़ेगी और काफी लार्ज स्केल पर एक एक्यूरेट डेटा निकाल पाएंगे और नया नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा तो इकोनॉमी भी बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट देकर अगर पूछ ले कि यार ये क्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जियो स्पेशल पूरा डिटेल में यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां से इस पर्टिकुलर मीटिंग के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों के चक्षु और अच्छे से खोल दे, यानी कि आप लोग भूलो ना। सबसे पहले तो ये स्पेशल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस ये हमारे देश में हुई।
इससे पहले कहीं हुई थी? जी हाँ, जब मैंने बोला ये दूसरी हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले भी हुई होगी। जी हाँ, फर्स्ट जो ये आप लोगों को देखने को मिली थी ये कहां पर हुई थी? चाइना के अंदर हुई थी 2018 में। और अब की बार कहां पर हो रही है? हमारे देश में हो रही है। कब हो रही है? 2022 में। तो मतलब क्या हो गया? मतलब यहां पर ये हो गया कि 4 साल के बाद में यहां पर ये होती है। पहले 18 में, अब 22 में, तो 4 साल एवरी 4 ईयर ये आप लोगों को देखने को मिलती है। पहली चाइना में और दूसरी हमारे देश में। तो यहां से समझ में आता है कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वर्ल्ड कप होता है 4-4 साल में, तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। एक तो वो मीटिंग होती है कि भाई साहब एक बार हो गई और फिर आप लोगों को ये देखने को मिल रही है बेसिकली एक तरीके से अगले साल फिर या 6 महीने में, तो उसका अलग तरीका रहता है। पर ये ऐसी एक मीटिंग है जो कि 4 साल में एक बार है। तो इसका मतलब है कि अगर अभी आप लोग इसको तैयार कर लोगे तो आगे 4 साल तक जो भी यहां पर एग्जाम होंगे उन हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाने वाली है। ठीक है, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि 4 साल तक आप लोग तैयारी करनी है, तैयारी करो अभी यहाँ से इसी साल में अपनी चीज़ को कंप्लीट करके निकलो। पर लेकिन फिर भी एक तरीके से एज होती है उन चीज़ों को लेकर। जैसे आप लोग बात करते हैं सेंसस के बारे में, 2011 में सेंसस आया, पर लेकिन आज तक भी हम लोग यहाँ पर 2022 में भी उसी सेंसस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पर ये मतलब हो गया कि वही सेम सेंसस अभी भी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार तैयारी करो लंबे समय तक। थीम क्या है यहाँ पर? मैंने बताया यहाँ पर आप लोगों को कि जियो, जो बेसिकली जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, और किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेकर चलना है। और एक तरीका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये है पर्टिकुलर बेसिकली समिट जो कि आप लोगों को याद रखनी है। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नॉर्मली आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर गवर्नमेंट के कई सारे काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने आप लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान की है। उसमें से एक यहाँ पर इनिशिएटिव है गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में। इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मैं इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस भी करूँगा ताकि इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को न रहे। अभी ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप लोगों ने जिसने इसके बारे में पता भी है तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो बात करेंगे नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी के अंदर में गूगल स्ट्रीट व्यू की। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर, जिसको बोलते हैं वेब, बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस बोलते हैं। इसको सारथी का नाम दिया गया, यानी कि आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, जैसे कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को रास्ता दिखा रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन मैप पोर्टल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग 4000 के करीब मैप जो नेशन, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट, तहसील के लेवल पर डेटा इकट्ठा किया जाता है तो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है नाटो के बारे में। नाटो नहीं, यहाँ पर नाटमो। ठीक है, तो नाटो के साथ कंफ्यूज मत करना। नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये आप लोगों को अलग तरीके के मैप दिखाती है जिनको आप लोग थेमेटिक मैप बोलते हैं। किसको पता है थेमेटिक मैप कौन से होते हैं? बताइए जरा, देखता हूँ कौन बताता है। और जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना इस तरीके का, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझा करो। मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पज यहाँ पर ये नहीं होता है कि बस आप लोग देखो उसको तुरंत आंसर दे दो, नहीं। उसका होता है कि उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग बेसिकली अपना एक्स्ट्रा ज्ञान अर्जित करो, और जो इसके ऊपर काम करता है वही असलियत में सही से चीज़ों को लेकर चल रहा है। भुवन, बुबी की वाइन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, भुवन के बारे में बात की जा रही है, भुवन बाम के बारे में नहीं। ठीक है, तो जियो स्पेशल जो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, जियो पोर्टल डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, ताकि यहाँ पर जियो स्पेशल डेटा या सर्विस या फिर टूल जो कि एनालाइज करने के लिए, तो ये भुवन आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में बात की जा रही है एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज, जिसके द्वारा रिलीज किया था टाइटल पोटेंशियल ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर वाटर सेक्टर इन इंडिया। तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर वाटर सेक्टर इन इंडिया, यानी कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का क्या पोटेंशियल है वाटर सेक्टर में देश के लिए, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है रिपोर्ट? तो एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज की जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, और इसके बारे में अभी आप लोगों से डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तो सारे कंफ्यूजन आप लोगों के वैसे भी दूर हो जाएंगे, और इसको यूज कैसे करना है वो भी थोड़ा सा आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या क्या इसके यूटिलाइजेशन है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट में बताना आप लोगों को कौन सी करेक्ट है, यानी कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो ये कौन बनेगा करोड़पति सेशन है आप लोग का, तो करोड़पति तो नहीं बनोगे, पर हाँ जिंदगी में आप लोग एक तरीके से मेहनतपति जरूर बन जाओगे अगर ये सेशन को ढंग से अटेम्प्ट करोगे। तो आप लोगों ने क्या सीखा है उसको भी आप लोग चेक कर पाओगे। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल को देखकर आप लोगों को इतना पता चले गया होगा कि फॉरेस्ट्री, रियल इस्टेट, इकोलॉजी या फिर ट्रांसपोर्टेशन, उनको लोकेशन वाइज आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्या ये सारी की सारी सही है?
ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो बताइए, वीडियो को पॉज कर एक क्वेश्चन है, फिर दोनों का आंसर साथ में दूंगा, तब तक अटेम्प्ट कर लो। बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस के बारे में। ये वो वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मीटिंग टाइप में, एक संगठन की मीटिंग, ठीक है। तो पहली जो मीटिंग हुई, बोला गया इसकी पर्टिकुलर ये कहां पर हुई, ये यूएसए के अंदर में हुई। और अगर आप लोगों को पता नहीं है बेसिकली कि डैकिंग कहां पर है, तो आप लोगों को कोई भी यहां पर बेसिकली बेवकूफ बना सकता है एग्जाम में कि यहां पर इसके सामने यूएसए लिख दिया, ठीक है। 2018 में बोला गया ऑर्गेनाइज कराई जाती है किसके द्वारा? यूएनजीजीआईएम, यानी कि यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट सॉरी, इसी के साथ में ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा। और थीम तो मैंने बताई थी आप लोगों को कि जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। तो यहां पर नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली 1 2 ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। सही आंसर देगा जो एक तरीके से, इसका मतलब उसने लेक्चर से सुना है, ठीक है। तो बताइए क्या है सही आंसर? तो सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि चाइना के यहाँ पर हुई थी पहली मीटिंग, और अभी रिसेंटली दूसरी हमारे देश के अंदर हो रही है। और हमारे देश के अंदर भी लोकेशन क्या बताई मैंने, याद है आप लोगों को? वो तो मत भूल जाना कम से कम यार। चलिए बताइए लोकेशन किसको याद है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा, ये यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कहाँ पर इस्तेमाल किया था। तो लिखने के लिए जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर आप लोग इसका आंसर आप लोग अच्छे से लिखेगा, एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो ये सारे एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे, ये जो भी है आप लोगों के सामने। तो डी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक नहीं, दुनिया भर के एप्लीकेशन है जहाँ पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन लिखने में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और जिसको नहीं पता कि क्वेश्चन कहां पर लिखना है, तो वीर तालियान के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप सर्च कर लेना आप लोग। यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रुप में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे आंसर पोस्ट कर रहे हैं अपना, तो आप लोग भी आंसर पोस्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन डालता हूं डेली यहां पर, जो आंसर पोस्ट करते हैं शानदार तरीके से उनके आंसर एनालाइज किया करो। एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करो एक दूसरे के, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा आपने क्या लिखा है, सामने वाले ने क्या लिखा है, जो सामने वाले ने लिखा है आप लोगों ने कितना कम लिखा है, या फिर सामने वाले से कितना ज्यादा लिखा है। तो आप लोग अपने आप को कंपेयर कर पाओगे। तो 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोग पढ़िए, और अगर लिख भी नहीं रहे तो एटलीस्ट कम से कम पढ़िए जरूर, आप लोगों को ये पता चलेगा कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली कई सारे बच्चे हैं, जैसे कृष्णा यहाँ पर देखो डेली मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, तो उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का जो ऑप्शनल है उसके ऊपर भी आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और एक दूसरे को एनालिसिस करने के लिए बोलिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को यहीं पर ही पोस्ट किए जाएंगे। तो एक दूसरे का एनालाइज करना है, और फीडबैक जरूर दे दिया करो एक दूसरे को। जैसे आप लोग इस वीडियो का फीडबैक देते हो ना, मैं पूछता हूँ कैसा लग रहा है, लाइक या डिसलाइक कर कर, कमेंट कर कर, तो ऐसे ही उस क्वेश्चन का भी आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। तो पूरा आर्टिकल कैसा लगा, बाकी कोई भी डाउट हो तो बताना, आगे आने वाले टाइम में उसको फिर इंप्रूव किया जाएगा। तो फीडबैक जरूर दिया करो, ओके। बात की जा रही है गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में। नॉर्मली मैं आप लोगों को गूगल का मैप दिखाता हूं, तो आप लोगों ने इसको रेगुलरली देखा ही है। जैसे ये वाला मैप मैं आप लोगों को रेगुलरली दिखाता हूं, ठीक है। कोई ना कोई टॉपिक रहता है, जैसे यहां पर अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर लेक के अंदर में आप लोगों को लेकर चला गया, जिसका नाम है यहां पर मादी वाला लेक। तो ये जो पर्टिकुलर लेक है, ये मैंने आप लोगों को मैप में दिखाई, प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और कहां पर है, ये है कहां पर, बेंगलुरु के अंदर। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमें पता चल गया कि ये जो लेक है बेंगलुरु के अंदर है, पर लेकिन काश इस लेक के आसपास वाला रीजन भी थोड़ा सा दिख जाता तो हमें एरिया के बारे में थोड़ा पता चल जाता, यानी कि लेक के आसपास कैसा रीजन है। तो यहां पर अगर बात करें तो इस लेक के आसपास वाले रीजन को जो दिखाने की यहां पर बात की जा रही है, तो उसी को बोला गया है एक तरीके से यहां पर क्या, गूगल स्ट्रीट व्यू, ठीक है। अभी आप लोग यहां पर देखिएगा, ये आप लोगों को लेक के पास में लेकर चला जा रहा है, ठीक है। ये पहुंच गए आप लोग लेक के किनारे पर, यहां से आप लोग देख पा रहे हैं ये लेक है आप लोग के आसपास में जो दिख रही है यहां पर। अब इसके आसपास लेक के कैसा माहौल है तो वो आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आप लोग यहां पर देखते हैं कि लेक जो है उसके आसपास कैसा एरिया है, ठीक है, जिससे आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। यानी कि यहां पर आप लोग जमीन तक भी देख सकते हैं। ये अभी फिलहाल जो है हमारे देश में बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है गूगल के द्वारा, ताकि आसपास वाले एरिया की लोकेशन भी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है यहाँ पर रामी मेमोरियल हॉस्पिटल। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर उसके बारे में देखा जाए क्या क्या उसके पास में सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये उसके अंदर तक लेकर चला गया, ठीक है। आप लोग बोलोगे यार ये तो प्राइवेसी का हनन है कि अंदर तक की भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ये आप लोगों को लाइव इमेज नहीं दिख रही है यहाँ पर, ये आप लोग क्या दिख रहे हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर एक फोटो खींचकर यहाँ पर गूगल पर अपडेट कर दी गई है,
वो फोटो आप लोगों को दिख रही है, लोगों का एक एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए। ये जो सेम सर्विस है गूगल के द्वारा 2011 में हमारे देश में स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन उस टाइम पर माहौल ऐसा नहीं था कि इसको स्टार्ट किया जा सके। तो अब यहाँ पर 11 साल बाद 2022 में हमारे देश में ये गूगल स्ट्रीट व्यू जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है यहाँ पर। इसी के चलते हमारी कंट्री में बात की जा रही है डेकेड आफ्टर, यानी कि लगभग 10 साल बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पहले यहाँ पर इसके द्वारा ट्राई किया गया था उस टाइम पर चीजें नहीं मिली थी। अब 360 डिग्री का आप लोगों को व्यू देखने को मिलेगा 10 इंडियन सिटीज के अंदर में, यानी कि देश की 10 सिटी हैं जो कि यहाँ पर जिसके अंदर आप लोगों को व्यू देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, किसी एरिया में उसको इलेक्शन लड़ने जाना है, तो यहां पर वो क्या करेगी, उस एरिया के लोकल लोगों को उठाएगी और उन लोकल लोगों को वहां पर अपना एमएलए या फिर एमपी बनाएगी जहां पर उसको इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि वहां से लोग सब फेमिलियर होते हैं। तो जब गूगल पहली बार हमारी कंट्री में स्ट्रीट व्यू लेने आई थी तो गूगल के पीछे पड़ गए लोग। तो लोग कहने लगे कि ये क्या नोटंकी चल रही है, तो हमारी प्राइवेसी का उन्होंने कैसे फोटो खींच रहे हैं, इनको रोक लिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब की बार इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया। इन्होंने बोला कि यार खुद से काम करने में दिक्कत है, क्यों ना लोकल लोगों को ही पकड़ ले जाए, जैसे अंग्रेज नहीं करते थे, हमारे ही लोगों को पुलिस बनाकर हमारे ही लोगों को पीटा जा रहा है। तो वही बातें हैं यहाँ पर। तो इनके द्वारा टेक महिंद्रा और मुंबई बेस्ड एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करी, जिसका नाम है जेनेसिस। तो जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा, तो याद रखिएगा ये दो कंपनी ली गई और इन दोनों कंपनी के थ्रू यहाँ पर गूगल स्ट्रीट व्यू जो है वो हमारी कंट्री में सिटीज का तैयार कराया जा रहा है। इस तरीके का माहौल यहाँ पर तैयार करने के लिए कुछ ऐसी गाड़ी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो गाड़ी होती है, इन गाड़ी के ऊपर एक प्रॉपर कैमरा लगा रहता है जो कि जगह जगह घूमती है, और घूमने के बाद में यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर पूरा आप लोगों को माहौल तैयार करके देती है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये गाड़ी है जो कि आप लोगों को पूरा तैयार करके देती है। यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल स्ट्रीट व्यू, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, गूगल मैप स्ट्रीट व्यू। तो ये 360 डिग्री यहाँ पर घूम घूम कर यहाँ पर ये इस तरीके से गलियों में घूम घूम कर सारे फोटो लेती हैं उनकी पर्टिकुलर एक तरीके से लोकेशन के बेस पर, और फिर यहाँ पर इसको अपडेट किया जाता है। तो आसान काम नहीं है, जो चीजें आप लोगों को जो देखने को मिलती है ना, बिल्कुल ऐसी है जैसे पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई जाती है, प्रॉपर तैयार की जाती है। तो इनके लिए घंटों लग जाते हैं, और घंटों लग जाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को बस क्या लगता है, लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो मिलती है और आप लोगों को लगता है बस हाँ ठीक है। पर लेकिन गूगल स्ट्रीट व्यू आप लोग सोचो, एक पर्टिकुलर सिटी का भी अगर तैयार करना है, उसकी एक एक गली जाकर वहां पर उसका कैमरे के थ्रू फोटो लिया जा रहा है, उसको एक प्रॉपर व्यू लिया जा रहा है और फिर उसको इकट्ठा किया जा रहा है। एक शादी की भी अगर आप लोग एल्बम बनाने बैठते हैं या बर्थडे की आप लोगों को बोल दो, कोई पार्टी के एल्बम आप लोगों को बनानी, कितने सारे फोटोज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कुछ आदमी भी आ रखे हो, अच्छा वो आदमी ये आदमी, मतलब इतने इसके साथ में चाचा फूफा नाना नानी, तो लग रहे हैं सब आपस में फोटो खिंचवाने। पर सोचो कि एक एक पॉइंट का फोटो खींचना पड़ जाए, हर एक इंसान का हर एक इंसान के साथ में फोटो खींचना पड़ जाए, हर एक आइटम के साथ में फोटो खींचना पड़ जाए, तो कितनी बड़ी बात है अपने आप में ये। तो ये आसान काम नहीं है और इससे फायदा बहुत सारा देखने को मिलता है। बहुत सारी जो मैक्सिमम डेवलप कंट्री है उनके अंदर ये देखने को मिलता है, पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में इसको अब तक अलाउ नहीं किया गया था, पर लेकिन अब यहां पर इसको अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आज की डेट में इंटरनेट बेस हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं सारी डिलीवरी सर्विसेज जो होती हैं वो सारी इंटरनेट बेस आज की डेट में चलती हैं। तो ये जरूरी हो गया है कि ऐसी चीजें जो है वो देश के अंदर अब होनी चाहिए। तो जो गूगल स्ट्रीट व्यू है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर टेक महिंद्रा और इसके साथ में जेनेसिस जो इंटरनेशनल है, ये दोनों मिलकर ये इसको तैयार कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है पर्टिकुलर, जो कि आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। इसको नाम दिया गया यहाँ पर गुल्फी। ठीक है, JULLIFY। तो ये गुल्फी जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें गूगल स्ट्रीट व्यू तैयार किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में। नाम ढंग का रख लेते यार, इससे अच्छा कुल्फी रख लेते। ठीक है तो ये गुलिफी या फिर गुलिफाई आप लोग जो भी इसको बोलो, यहाँ पर इससे अच्छा तो ये रख लेते भारत का मैप, भारत का नक्शा, भारत की गलियां, कुछ भी अच्छा सा नाम रख सकते थे, गुल्ली बॉय रख लेते हैं, गलियां मतलब एक तरीके से, चलो जो भी है इसको याद रखना है आप लोगों को, कहने का मतलब मेरा ये है। तो 10 सिटीज में जो है यहाँ पर बेंगलुरु का भी आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, ये सारी सिटीज का जल्दी आप लोगों के सामने गूगल मैप सामने निकल कर आएगा, जिसके बेस पर हम लोग इस स्ट्रीट का व्यू देख पाएंगे। तो लोकल एरिया पर यहाँ पर पार्टनर बनाकर जो इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और उन चीजों को देख पा रहे हैं। तो गली गली नुक्कड़ चौराहे पर आप लोग इनको देख पा रहे हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं आप लोगों को बोल दूं, ये जो व्यू आप लोग देख पा रहे हैं ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड या फिर ऑलरेडी फोटोग्राफी जो की गई है वो फोटोग्राफी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ना कि लाइव लोकेशन। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर कोई बैठा है और देख लें यार उसको क्या कर रहा है बैठा हुआ। ठीक है, ऐसे तो भाई साहब कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस है, आप लोगों को पता है पुत्तास्वामी केस,
तो केस पुत्तास्वामी केस लग जाएगा। यहाँ पर फंडामेंटल राइट है, सामने वाले की प्राइवेसी में आप लोग नहीं घुस सकते। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो मैप भी आप लोगों को दिख रहा था उसमें जो फोटोज वगैरह हैं लोगों की वो कट कर दी गई हैं, उनके जो फेस है उनको थोड़ा धुंधला कर दिया गया ताकि उसको लोग जो है पहचान ना सके। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो है पर लेकिन कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, चलिए ट्राई कर लीजिए एक बार और, आप लोग याद हो जाएगा, रिकॉल कर लीजिए। तो कंसर्न इश्यूज मैंने बता दिए। सबसे बड़ा इशू यही निकल कर आया कि प्राइवेसी यार हमारी बेसिकली हनन पड़ जाएगी। पता चला कोई घूमने जा रहा है वहां पर, ठीक है, वो किसी को बिना बताए वहां पर पहुंचा हुआ है अपने किसी फ्रेंड के साथ में, ठीक है, तो मम्मी पापा तो भाई साहब धर लेंगे, देखो तो लाइव कहाँ घूम रहा है वो, ठीक है ना। तो ये फोटोज वहां पर नहीं आनी चाहिए। तो किसी गाड़ी का नंबर, किसी घर का नंबर, वो सारी चीजें उनका मिसयूज हो सकता था, ठीक है। तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की गई। पता चला, आप लोग खुद देखो, कोई पर्टिकुलर एक इंसान है, उसके घर का नंबर पता चल जाए, उसने कोई गलती कर दी, सब वहां पर पहुंच जाएंगे 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। उसको जान का भी खतरा हो सकता है यहाँ पर। तो सेंसिटिव जो लोकेशन है उनका भी डेटा आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसको भी देखा जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर कैसे टैकल करना है। हालांकि अगर मैक्सिमम देश के अंदर आप लोग जाएंगे वहां आप लोग गूगल व्यू देखने को मिल जाएगा। इंडिया के साथ में अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सारी ये कंट्री है जहां पर आप लोगों को कई सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, हालांकि, ठीक है। तो लोकल लोगों के द्वारा इशू किए गए, पर लेकिन फिर भी आज की डेट में कई जगह कंट्री पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये सही है या फिर गलत है, आप लोग क्या लग रहा है, ये अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है? गुड लिखोगे या फिर इसको बैड लिखोगे? बताइए आप लोग क्या इसको लिखोगे। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हमारे देश में ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई 2021 में, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, जिसको बोलते हैं नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी। जियो स्पेशल शब्द जो होता है इसका मतलब क्या होता है, भूस्थानिक, यानी कि एक तरीके से आप लोग एक मैप बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में, जिसके चलते आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरीके से जियो स्पेशल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जो कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, फीचर्स क्या है, उस लोकेशन के बारे में कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करे जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर है। तो ये जियो स्पेशल होता है बेसिकली, अगर इसका पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आप लोग समझना चाहते हैं। तो स्ट्रीट व्यू भी जो है वो इसी के अंदर यहाँ पर आ गया, ठीक है, कि यहां पर स्ट्रीट व्यू रहेगा, सारी चीजें इकट्ठी रहेंगी। तो किस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्टर कौन से है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्टर यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। कौन है मिनिस्टर, उन इंसान का नाम आप लोगों को बताना है। तो डीएसटी जो है उसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में मिलकर काम करती है, तभी यहां पर चीजें जो है वो आगे लेकर चली जा रही है। तो इसके चलते एक बिजनेस जो व्यू है वो काफी अच्छा हमारे देश में बढ़ेगा। कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो इस एरिया में काम करती हैं, तो वो अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगी और आगे लेकर भी हम लोग इसको चल पाएंगे। तो यही है कि कैसे हम लोग ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस जो एक तरीके से और यूजफुल इनसाइट्स तैयार कर सकते हैं, डेटा हमारे पास में रहेगा, एक अच्छा ढांचा हम लोग बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में इसका काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। मेन हमारे देश में कौन है, वो है सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये हमारे देश में एक सेंट्रल इंजीनियरिंग एक एजेंसी है जो कि देश का मैप कैसे बनता है, उसका सर्वे कैसे करना है, उसका इंचार्ज रखती है। इतनी पुरानी है कि आप लोग सोचकर हैरान रह जाओगे, इसको 1767 में बनाया गया था, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश के अंदर आई थी तो उसकी हेल्प की गई थी इसके द्वारा, और जिसके चलते हम लोग चीजों को आज के डेट में भी यूज कर पा रहे हैं। हमारी कंट्री में जो मैप है वो यहाँ पर यही तैयार करती है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, हेडक्वार्टर चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। ये 1967 में बनाई गई थी। तो वन ऑफ द मोस्ट जो ओल्ड आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं जो आज के डेट में सर्वाइव कर रही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें तो ये मिलकर काम करेगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक ऐसा करिकुलम तैयार किया जाएगा ताकि उसको ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सही है एक तरीके से आगे आने वाले टाइम के लिए। अब आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर, ये आखिर क्यों इसके पीछे इतना फोकस किया जा रहा है? बात ये की जा रही है कि जो इंडियन जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है वो करेंटली लगभग 38,972 38,972 करोड़ की आप लोगों को देखने को मिलेगी, और लगभग इतने सारे जो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट जो बात की जा रही है, तो करेंटली यहाँ पर 4.7 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में लैंड रिकॉर्ड लेकर आना है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कुछ और चीजें देखने को मिल रही है, इसी के साथ में कोई स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, अच्छा यार उस एरिया में इंप्लीमेंट करते हैं, उस एरिया के बारे में पता तो होना चाहिए कि उस एरिया का कैसा क्या क्या दिक्कतें हैं, वहां पर स्वच्छ भारत मिशन इंप्लीमेंट करना है, पानी की कमी है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, वहां पर कोई एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, तो उसके बारे में चीजें आप लोगों को पता रहेगी, तो आप लोग अच्छे से उसको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। तो एक इंटेलिजेंट जो मैप्स होते हैं उसके बारे में बात करें, अब तक ये सारी चीजें हमारी कंट्री में गवर्नमेंट अपने पास में रखती थी, पर लेकिन अब यहां पर गवर्नमेंट को थोड़ा साइड में किया गया,
और प्राइवेट कंपनी आ रही है जो कि ट्रस्टी प्राइवेट कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, हमारी ही कंट्री की 2 कंपनी आ गई यहाँ पर निकलकर, जैसे मैंने डिस्कस किया टेक महिंद्रा, तो आप लोग समझ सकते हैं, और इसी के साथ में जेनेसिस इंटरनेशनल। तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है अब प्रॉपर वे में हमारे देश में चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया में जो मार्केट डोमिनेशन था वो डिफेंस और इंटेलिजेंस का देखने को मिलता था 14%, अर्बन डेवलपमेंट का लगभग 12%, यूटिलिटी 11%, इसी के साथ में दूसरा जो था 37% अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि अब यहाँ पर ये दूसरे एरिया से प्राइवेट वाले भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा आने वाले टाइम में एक नॉर्मल जनता के द्वारा भी ढंग से। मेन काम कौन करेगा मैंने अभी बताया, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है वो इसके ऊपर ध्यान रखेगा, कैसे कैसे डेटा को कहाँ कहाँ पर लेकर चला जा रहा है, कैसे उसके ऊपर कमेटी बनाई जाएगी। फिर इसके जो भी एजेंसी रहेंगी वो काम करेगी, पार्टनर एजेंसी यहाँ पर मिलकर काम करेगी। ये एजेंट तौर पर नेशनल डेटा रहेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रॉपर तैयार किया जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सही चीजें हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। अभी एक मतलब नहीं, ऐसे ऐसे जब आर्टिकल आते हैं, एक दिन मैं आप लोगों को मैप दिखा रहा था, तो उस मैप में मैंने पर्टिकुलर आप लोगों को कोई शायद पर्टिकुलर एरिया दिखाया था, लोकेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। तो एक बच्चा कह रहा है सर ये जो मैप आप दिखाते हैं इससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड का घर भी देख सकता हूँ क्या? तो ऐसे ऐसे 30 मार्क हावी हैं यहाँ पर, जो मतलब वो एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का थिंकिंग प्रोसीजर जो है वो तुरंत कहाँ पर जाता है, मतलब एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऐसे साइंटिस्ट जो है, उन साइंटिस्टों को भी मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कि सही जगह दिमाग लगाओ तो लाइफ में कुछ अच्छी जगह पहुंच जाओगी। मूवी नहीं शेयर की थी मैंने आप लोगों से टेलीग्राम के ऊपर, वो मूवी यहाँ पर यही दिखा रही थी कि एक तरीके से अगर दिमाग को ढंग से इस्तेमाल किया जाए, भले ही कितना नकारा लोग आप लोगों को बोले, पर लेकिन अगर आप लोग सही टाइम पर सही जगह अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ले गए तो जिंदगी में एक ऐसी पोजीशन पर रहोगे कि लोग आप लोगों के उदाहरण देकर बोलेंगे कि फलाने का लड़का देखो, लड़की देखो कहाँ पहुंच गए, ठीक है। पर ये तभी होगा जब आप लोग अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे। देखिए जिंदगी में ना कोई आप लोगों से अगर आप लोग देखें ना, कोई आप लोगों के आसपास में कोई दुश्मन देखने को नहीं मिलेगा, पर हाँ लोगों के अंदर जलन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। कोई भी आप लोगों को पीछे खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वरना दुश्मन कोई किसी का नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर किसी की दुश्मनी हो रखी है। पर यह है कि हमारे साथ रहने वाला आदमी बढ़ कैसे गया, आगे कैसे निकल गए, वो आप लोगों को हमेशा लोगों में देखने को मिलेगा। वो चिड़न आप लोगों को हमेशा लोगों के अंदर देखने को मिलेगी, और जो इस चिड़न से ऊपर उड़ गया वही लाइफ में सक्सेस हो गया। अगर आप चिड़न रहेगी तो दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, और चिड़ोगे नहीं तो आप लोग अपने बारे में सोचोगे। बल्कि दूसरों का तो धन्यवाद करो कि वो आप लोगों को कमियां दिखा रहे हैं, आप लोगों को बातें बता रहे हैं आकर, तो उससे आप लोग सीख कर आगे बढ़ रहे हो। तो आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए उन लोगों का जो आप लोगों की लाइफ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। दिल से थैंकफुल होना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि उनकी वजह से आप लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है, आप लोग अपनी कमियां पता चल रही है, आप लोग उनके ऊपर काम कर सकते हो और अपनी चीजों को अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में जरूर बताइएगा। वांटेड मूवी आप लोगों ने देखी है सलमान खान वाली, उसमें घनी भाई रहता है, ठीक है। तो जैसे अपना घनी भाई है ऐसे ही अपना चाइना भाई है। चाइना भाई को ये लगता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर तू ही देश है, अपनी दादागिरी दिखानी है, तो हर जगह अपनी दादागिरी दिखाने के लिए पहुंच जाता है। इसको ये लगता है कि जहां जहां घुस सकता है वहां वहां घुस जा। आज की डेट में जो है ये यूरोप के नाक में दम कर रखा है, इसने यूएसए के नाक में दम कर रखा है। एक टाइम पर ऐसा हरकत जो है वो रसिया किया करता था, रसिया उनकी नाक में नकेल कसा करता था, पर वो नकेल आज की डेट में जो है वो चाइना ने कसनी स्टार्ट कर दी है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और ये इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि इसके एंड में कुछ क्वेश्चन भी होंगे आप लोग के, ठीक है, जिनका आंसर आप लोग दे पाओगे तो उनको भी आप लोग तभी समझ पाओगे। जैसे कि बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर यह है बैब अल मेहंदाब, ठीक है। तो बैब अल जो मेहंदाब है ये यहाँ पर किस किस को कनेक्ट करता है। तो ये ऐसे में बेस्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेंगे। तो बड़ा ही प्यारा सा डिस्कशन होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल इवेंट या इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। करंट और स्टैटिक का बड़ा ही शानदार सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यार ये बताओ ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है चाइना के द्वारा अभी यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि पीस भी चाहते हैं, ये जो इनकी हरकतें लगती नहीं है पीस वाली, गवर्नेंस सुधारना चाहते हैं, इसी के साथ में डेवलपमेंट भी चाहते हैं। देखिए जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, उसके पीछे जाकर देखोगे तो आप लोगों को काले दिल का नजर आएगा। मतलब ये इस एरिया में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर अफ्रीका के अंदर आप लोग जाओगे तो दुनिया भर के रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर आप लोगों से पूछूं मैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल कितनी कंट्री हैं, तो आप लोग बोल दोगे 1 मिनट में कि हाँ 54 कंट्री है। ठीक है, जी हाँ 54 कंट्री है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्री है, तो ये आप लोगों को बताना है। अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर बात करें तो हॉर्न मतलब जिस तरीके से सींग होता है। आप लोगों ने राइनोस का नाम सुना होगा, जिसे गेंडा बोलते हैं, एक सींग का गेंडा। ठीक है, तो उसका आप लोगों ने देखा, उसके नाक के ऊपर जो सींग होता है, तो कुछ ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के नाम पर इसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल मिलाकर 4 कंट्री आती हैं। एक का नाम है एरिटेरा, एक का नाम है इथोपिया, एक का नाम है सोमालिया। ठीक है, इसको मैं काफी दिनों तक मैं इसको डिजिबूती पढ़ा करता था, जब तक मुझे पता नहीं था इसका प्रोनाउंसिएशन, जबकि डी इसका साइलेंट होता है, इसको जिबूती बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आप लोग कोई गलती कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है यार हाँ गलती चल रही है, और आप लोगों को पता चल गया कि हाँ ये गलती है, तुरंत ही उसको सुधार लो, पता चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, और गलती को एक्सेप्ट करने में कोई गिरता भी नहीं है नीचे और ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है गलती करके एक्सेप्ट करना। तो मैं पढ़े जा रहा है इसको डिजिब्यूती। एक बच्चा कह रहा है एक दिन, सर ये जिबूती है, कम से कम प्रोनाउंसिएशन तो सुधार लो। मैंने कहा जी गुरुजी, प्रोनाउंसिएशन सुधर गया, आज से हम इसको जिबूती बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब देखो यार, पढ़ा कभी था, अपना खुद से पढ़ा, किसी के मुंह से सुना नहीं था, तो इसलिए जितना सुना, जिससे सुना, तो यहाँ पर यही पढ़ रहे थे इसको अब तक। तो ये है जिबूती। आई होप कि अब आप लोग इसको आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कैटेगरी में आती है। ये तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, ये 4th लार्जेस्ट पेनिसुला है वर्ल्ड के अंदर में। पेनिसुला क्या होता है, आप लोग अपनी कंट्री का मैप देखिए तो आप लोगों को पेनिसुला 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। मतलब पेनिसुलर इंडिया सुना है ना कई बार, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि ये हमारी पेनिसुलर इंडिया हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये कि जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, उसको आप लोग पेनिसुला बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, इस साइड से पानी से घिरा, इससे घिरा, इससे घिरा, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको पेनिसुला बोलते हैं। तो यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसमें भी क्या हो रखा है, 3 ओर से वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको इसलिए यहां पर हम लोग ये इस तरीके से पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा 4th लार्जेस्ट। ये जो है अगर बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, यहाँ पर ये अगर बात करें इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें, तो 4 कंट्री मैंने बताई थी, और इसके ऊपर क्वेश्चन अगर ये अभी मैं आप लोगों से यहीं पर ही पूछ लूं तो इसका आंसर भी आप लोग दे पाओगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री आती है, तो बोला गया सोमालिया, कीनिया, इथोपिया और जिबूती। तो सही आंसर क्या होगा, अब आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कोई एक कंट्री इसकी नहीं होगी, अगर आप लोग बोले तो बताइए कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मल बात होगी। अभी यहां पर इस एरिया के अंदर में चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और फर्स्ट टाइम यहां पर उसका एम ये है कि वो प्ले करें यहां पर एक तरीके से इस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का। यानी कि कल को चलकर अगर यहां पर बोलने लगे कि हाँ इंडिया आना चाह रहा है, यहां पर यूएस से आना चाह रहा है, जापान आना चाह रहा है, तो चाइना की परमिशन लेना पड़े। तो चाइना ऐसी हरकतें यहां पर करना चाह रहा है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में या उसके आसपास वाली कंट्री को जो है वो अपना एक तरीके से पूरा कंट्रोल करना चाह रहा है। ये समझ लो उसको कॉलोनी बनाना चाह रहा है। चाइना की सबसे बड़ी हरकतें ये होती है कि जहां भी ये जाता है रायता फैलाता है। मतलब अब तक चाइना का जो मिजाज है हमेशा ये रहा है कि जहां पर भी जाओ वहां से रिसोर्सेज निकाल कर लेकर आओ। जैसे पुराने टाइम पर अंग्रेजी कंपनी नहीं क्या करती थी, वो क्या करती थी, वहां से अपना मटेरियल निकाल के और बल्ले बल्ले निकल लिए, और फिर यहाँ पर वहां से जाकर अपना बना बनाया सामान लाकर यहाँ पर बेच दिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, क्योंकि यार बेचारे गरीब हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूक्रेन के अंदर जब से यहाँ से जैसे कि यूक्रेन की लड़ाई हुई है, यूक्रेन के अंदर से गेहूं सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भुखमरी आने वाली है। ठीक है, तो इतना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट आप लोगों को ये नजर आएंगे। तो चाइना जो है यहाँ पर उसके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया पेंडेमिक को कंट्रोल करने में। मतलब रायता तुमने फैलाया तो समेटोगे भी तुम्हें ना, पेंडेमिक तुम्हारी तो घर का बच्चा था वो, ठीक है, कोरोना तुम्हारे तो बच्चा था। ठीक है, इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, तो इसके बारे में बात की जा रही है, और कॉमन इंटरेस्ट को लेकर चलेंगे ताकि यहाँ पर पॉलिटिक्स को भी सुधारा जा सके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ी ही एक खतरनाक चीज पता है क्या है, वहां एक बार पॉलिटिक्स के थ्रू कहीं पर इलेक्शन होते हैं, अगर इलेक्शन होने के बाद में कोई जीत कर आता है तो उसको ये लगता है कि सरकार तुम्हारी बन गई है और गद्दी से फेविकोल लगा के चिपक जा, यानी कि छोड़ना नहीं है उसको। तो डेमोक्रेसी का जो ट्रांजिशन है ना वो बड़ा ही खतरनाक देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। इसीलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई बार जो है उनके सिर भिड़ते रहते हैं आपस में। अगर बात करें 2021 में एंटायर जो रीजन है जिसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 4 रिजोल्यूशन में, जैसे कि बात की जा रही है द डकार एक्शन प्लान, चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035, इसी के साथ में सीनो, मतलब ये भी चाइना का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, डिक्लेरेशन ऑफ द 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस FOCAC। तो ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट आप लोगों को, कुछ ऐसे रिजोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर यहां पर मिलकर काम किया गया है।
अब ये तो अपना काम कर रहे हैं, चाइना जो है बेसिकली इंटरेस्ट इस एरिया में क्यों दिखा रहा है, यहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। जब भी कोई इंसान ना बिना फालतू के आप लोगों की हेल्प करने लगे ना, तो समझ लेना उसको कोई हिडन पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से कोई ना कोई उसका पर्पज साध रहा होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अगर बात करें चाइनीज अगर प्राइमरी इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर ये प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के लेके जाएंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है। और मैरीटाइम इंटरेस्ट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप लोग कनेक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ा सकते हो। तो चाइना इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी कनेक्ट करने के लिए अपनी जो है एक टांग इधर भी पसार दी है उसने, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना का मतलब क्या है। वो यहां पर स्टार्ट किया गया था 2013 में, और इसका बेसिक पर्पज ये था कि जो जमीन के रास्ते भी लोगों को कनेक्ट कर ले जाए और इसी के साथ नीचे के रास्ते भी ये कनेक्ट कर ले जाए। और चाइना की यही हरकत है जिसको यहां पर ये इसका नाम भी दिया गया, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, ठीक है। तो यहां पर ये मैरीटाइम जो सिल्क रोड बनाया गया है उसके साथ में कनेक्ट करके पूरे इंडिया को घेर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में अपना जुगाड़ धर दिया, श्रीलंका तो इन्होंने खरीद लिया यहाँ पर, मतलब एक तरीके से 100 साल के लिए लीज पर ले लिया। देखिए इसका तरीका क्या होता है, सामने वाले को इतना लोन दे दो, पहले तो उसको बोलो और सुना है कि तू बिजनेस करने वाला है, उसने बोला हाँ यार करने वाला तो पर पैसा नहीं है, अरे तेरा भाई है ना पैसा देने के लिए। तो चाइना ने बोला कि श्रीलंका को मैं दूंगा ना पैसा, तो बिजनेस कर। वो बोला यार देख ले यार, मतलब मैं लुटा नहीं पाऊंगा। अरे यार घर की बात है, तो भी ऐसी बात करे यार श्रीलंका। तो श्रीलंका ने पैसे लिए दबाकर, ठीक है। जब श्रीलंका ने पैसे लिए और श्रीलंका की खस्ता हालत हो गई, चाइना ने बोला देख भाई जितना पैसा देता कुछ तो लौटा दे कम से कम, मेरी खस्ता हालत हो रखी है, कोरोना ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। श्रीलंका बोला भाई तूने तो ये कहा था कि अपना ही घर है। कह रहा हाँ ऐसा क्या, तू सारी खाओगा कुछ तो लौटा दे। श्रीलंका बोला कि जरा सा भी नहीं है मेरे पास। तो कह रहा ठीक है मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, घर की बात है यार, ऐसा कर तो अपना एक पोर्ट मुझे दे दे, ठीक है। ये बोला कितने साल के लिए, कह रहा 99 साल के लिए। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर वो अपने बेस बना रहा है आज के डेट में। मोलदीव में भी हरकतें कर रहा है, इधर पाकिस्तान तो बेच के बैठा ही है अपना ईमान बेसिकली आज की डेट में जो चाइना को। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी चाइना की। तो सामने वाले को बेबस कर मजबूर कर फिर यहाँ पर उसको तमाचे मारता है बैठा कर, और इसको बोलते हैं डेट क्राइसिस। तो ये जो DEBT, ठीक है, तो डेट क्राइसिस है जो बेसिकली जिसके चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए लालच बहुत बड़ा दुर्गुण है, आप लोगों ने सुना होगा एक तरीके से लालच इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है। तो इसलिए जो ने किसके एक तरीके से मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो आप लोगों को इंडिया की कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी। हम लोग बेसिकली उन्हीं के लिए हेल्प करना पसंद करते हैं जो कि रियलिटी में दिल से कनेक्ट होते हैं, उन्हें दिल में दिल लगेगा तो बात करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज इंडिया की रहती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चाइना जैसी जैसी हरकतें यहाँ पर कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चले यहाँ से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चाइनीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना का जो माल है यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में, अफ्रीका यूनियन के अंदर में, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये अदिस अबाबा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 200 मिलियन की फंडिंग यहाँ पर दी गई। इसी के साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करें तो इथियोपिया पे 14 बिलियन का ऑलमोस्ट उधारी चल रही है। आप लोग सोचो कि अब यहाँ पर इथियोपिया क्या उसको कभी चुका पाएगा? किसी दिन चाइना ये बोलेगा कि ये चाइना का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया इथियोपिया, ठीक है। चाइना जो है वो 67%, केनिया को देखो आप लोग यहाँ पर उधारी में डाल दिया। मैंने बोला ना कि बेचारे गरीब हैं, मिल रहा है पैसा, चल रहा है, चलो चलते हैं, ठीक है। चाइना ने अभी प्रॉमिस किया है यहाँ पर 15.7 मिलियन असिस्टेंस एरिटेरा को प्रोवाइड कराने के लिए। मतलब कहने का ये है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो यहाँ पर चाइना का सींग बन गया, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इस तरीके से चाइना कंट्रोल किया हुआ है। अब बोलोगे क्यों कर रहा है इतना, क्यों पैसा न्यौछावर कर रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा पाए जाते हैं, गोल्ड, आयरन ओर, प्रीसियस स्टोन, केमिकल, ऑयल, नेचुरल गैस, इथियोपिया में इसके भंडार भरे पड़े हैं। आप लोग बोलेंगे इथियोपिया बेवकूफ है क्या, इतने सारे भंडार भरे हुए फिर भी चाइना के कंट्रोल में आ रहा है? देखो यार दो तरीके होते हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों के घर में दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं पर आप लोगों को किताबें पढ़नी आती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यार ये तो किताबें हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि आती नहीं है। यूपीएससी की कोई किताबें, कोई PhD किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर घर में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि पढ़ने वाला है, या कोई बाहर का भी कोई इंसान आ जाए और पर लेकिन उसके पास में किताबें खरीदने का जुगाड़ नहीं है, तो वो भाई साहब उनको भर भर के ले जाए, कह रहा मुझे दे दे, तुझे जो चाहिए बता दिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी आज के डेट में। यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर ये कि इनको पता ही नहीं है उसकी मतलब अहमियत, तो इनको पता है पर लेकिन इनसे निकाले नहीं जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की। चाइना बोले तुम फिक्र मत करो, मैं निकालूंगा, अगर 100 रुपए तो 1 रुपया तुमको भी दूंगा, ठीक है, बाकी मैं ले जाऊंगा। मैरीटाइम इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो चाइना जो है यहाँ पर चाहता है अपने मिलिट्री बेस बनाना, जैसे जिबूती के अंदर में, ठीक है।
चाइना जो है यहाँ पर और भी यहाँ पर एरिटेरिया में इसी तरीके से बोला ना, जैसे अभी श्रीलंका की बात की थी कि ठीक है पैसा नहीं दे रहा तो 99 साल के लिए माल दे दे। अभी 14 बिलियन तो ये देने से रहे यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हड़पेगा ना, इथियोपिया का और यहाँ पर इनका भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हरकतें कर रहा है और एरिटेरिया को भी अपने कंट्रोल में ले रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार टिक गया आकर यहाँ पर तो वैसा मोजा ही मोजा आने वाला है इसका। तो ये पूरा माहौल बना रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रहा है। और आप लोग सोचो यहाँ पर ये हो गया सोमालिया, ये हो गया जिबूती, अगर यहाँ पर आकर कल को चाइना बैठ जाता है यहाँ पर, सॉरी ये सोमालियन लैंड हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पर आकर कल को ये बैठ जाता है एक तरीके से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या ये यहाँ पर गुल खिला सकता है, यानी कि क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये है बेसिकली बब अल महदेव। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये समझो यहाँ पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। ये रेड सी हो गया और ये हो गया गल्फ ऑफ एदन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया वही एरिया है जो कि आगे चलकर सुएज कैनाल के साथ में कनेक्ट करता है, और ये वही सुएज कैनाल है जिसको जब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, इसी ने इंडिया के बेसिकली बर्बादी की है आधे से ज्यादा, क्योंकि ये सुएज कैनाल बनने के बाद ही लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ में कनेक्टिविटी आसान हो गई और हमारे ऊपर जो है हरकतें होना स्टार्ट हो गई। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रेड सी के होते हुए यहाँ पर जो बैब अल महदेव है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी अगर चाइना यहाँ पर बैठ जाता है। हमारा भी बहुत सारा व्यापार यहाँ से जाता है, यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से देखने को मिलती है, तो इंडिया को भी यहाँ पर इसकी वजह से मिर्ची तो लगना लाजमी बनता ही है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, ये काफी सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने बताया ये अपने मजे ले रहा है पूरा, इसलिए यहाँ पर सारी कंट्री को अपने कंट्रोल में रह रहा है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर चाइना का अगर असिस्टेंस देखो अफ्रीका में, तो आप लोग कोई भी कंट्री ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जहां पर अफ्रीका में चाइना का असिस्टेंस ना हो। मतलब भर भर के पैसा लुटा रखा है भाई साहब, बेहद बेइंतहा पैसा लुटा रखा है। और ये तो पुराना डेटा है, अभी नए में तो इसने और बाल्टी भर भर कर उलेट दिया है, क्योंकि ये चाह रहा था कि इस एरिया को जो है वो अपने कंट्रोल में लिया जा सके। तो ये इस लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट बिटवीन जो चाइना और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर आप लोग देखेंगे तो कई सारे हैं, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई सारी फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। चाइना का डोनेशन देखने को मिलेगा केनिया, इथियोपिया, युगांडा, सोमालिया को। विजन क्या इसका, विजन मैंने बताया अभी यहाँ पर, ये बोलता है गरीबी मिटाऊंगा यहाँ से। अबे गरीबी वरीबी कुछ नहीं मिटाएगा, ये अपने दिल की तसल्ली करेगा, अपनी प्यास मिटाएगा ये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेगा, डिजिटल इनोवेशन करेगा। चलो देखते हैं, जो भी करता है अच्छी बात है, पर इंडिया को भी थोड़ा सा आगे निकल कर आना चाहिए। 4 रिजोल्यूशन है यहाँ पर, जो मैंने अभी आप लोगों को जिनके नाम बताए तो वो आप लोग यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ताकि आसानी से नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाए जो चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, तो एक आसानी से नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए इसका, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, तो इसको अप्रिशिएट आप लोग किया करो, ओके। अगर बात करें यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया, क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो है वो ग्रोइंग एरिया है अभी वहां पर, तो वहां पर जिसका इंटरेस्ट अभी स्टार्टिंग में बन गया उसी का इंटरेस्ट फिर बन जाता है। यहाँ ऐसे नहीं कि आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले जाकर लड़का और लड़की जो है वो इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरव्यू सुन रहा था मैं, मतलब वो पहले IRS थे, तो अभी UPSC का मतलब उनका सिलेक्शन हुआ, तो उससे मतलब बातें मजाक में बोल देते, कह रहे अब की बार ना जाकर ना अपने लिए मतलब कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना है, पहली बार मिला नहीं था सारे IAS ले जाते हैं उठाकर तो वही चीजें हैं जो भी स्टार्टिंग में मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट बनता है तो उनका फिर निकल लेती है चीजें। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, ऑयल काफी ज्यादा है इस रीजन में, खासकर अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। 40% ऑयल प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, रेड सी के थ्रू। यहाँ पर शिपिंग रूट है काफी इंपॉर्टेंट सुएज कैनाल के लिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। कल को चलकर चाइना आकर बैठ गया तो बोलेगा चाइना ऐसा है कि टोकन लेके जाना वरना जाने नहीं दूंगा यहाँ से जिस किसी को भी जाना है। तो ऐसी हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इंडिया का जो कंसर्न है, चलो कंसर्न तो समझ में आते हैं यहाँ पर अभी कर क्या रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर स्टिंग ऑफ पर्ल, यहाँ पर ये बैठा रहा लेकर मिलिट्री प्रेजेंस, जैसे मैंने बताया ना बांग्लादेश के अंदर चितगोंग और इसी के साथ में यहाँ पर मोंगला, ठीक है। तो ये पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। म्यांमार में भी यहाँ पर QPO, ठीक है। मालदीव के अंदर में ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिबूती में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे मल्टीपर्पज कई सारे। इसी के साथ में श्रीलंका के अंदर में हम्बन टोटा जो है ये लीज पर ले चुका है कि ये तो मेरा ही हो गया, ठीक है। क्योंकि 99 साल समझ रहे हैं आप लोग, इंसान की एक तरीके से जिंदगी खत्म हो जाती है। चाइना जो है वो कंट्रोल चाह रहा है कई सारे जो वाइटल शिपिंग रूट हैं, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर, खासकर अगर जहां से आज के डेट में जाती हैं चीजें तो उस पर 80% ऑफ द वर्ल्ड जो ऑयल है वो वहीं से होकर जाता है। अगर चाइना आकर बैठ गया तो कैसे चलेगा वहां पे काम। इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इंडियन ओशन को भी, ताकि वो अपना दबदबा दिखा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका जो है ये कहीं ना कहीं इनके साथ में कनेक्टिविटी के नाम ले लेकर इनको अपने कंट्रोल में कर ही रहा है।
इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं जिसको, सिल्क रूट का नाम दे देके सबको सिल्की कर दिया इसने, ठीक है। सारे जो है सारे फिसल गए इसके सिल्क के ऊपर, और आज के दिन में सारे जो है उसकी थाली में आकर पड़े हुए हैं। तो ये चाइना की बड़ी ही रणनीति है जो यहाँ पर खेलना चाह रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज को यहाँ पर बब अल महदेव के साथ में, स्वेज कैनाल के साथ में कनेक्ट कर पूरा अपना जुगाड़ ये करना चाह रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर यूएसए के भी नेवल बेस है, यूएसए भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस करना चाह रहा है, इससे यूएसए अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। पर देखो आगे चलकर क्या बन पाता है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दो, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, ठीक है। तो रेड सी को किसके साथ में कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एदन के साथ में, ऐसे ही कुछ है क्या है आंसर क्या है इसका। अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग देखते हैं ये रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ एदन हो गया, और ये हो गया यहाँ पर बब अल महदेव। तो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं मैप बेस्ड, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि कंफ्यूजियाना आप लोगों को नहीं है। और ये वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इसका आंसर बता दो, चलो आप यार ऐसा क्या सारी चीजें मेरे से ही पूछोगे। तो ये काफी प्यारा आंसर है, काफी प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें दो काफी प्यारा टॉपिक था, जिसमें दो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछे। और क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करा करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ऐसा लगता है कि मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसे भी आप लोगों को लगे, इससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग जो है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, मतलब जग रहे हो, सो नहीं रहे हो। इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता यार, सोया तो मत करना, ठीक है। ये मत बोल देना कमेंट बॉक्स में कि सर नींद आ गई सुनते सुनते। अगर इस तरीके से भी नींद आ जाएगी तो यार फिर क्या करूँ। ये तो है नहीं कि मैं डांस दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पढ़ाई की तरीके से होगी ना, तो पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ना सीखो, ठीक है। पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है, कभी भी इंटरेस्ट में सीखना है कि आज कुछ नया सीखने वाले हैं, इस तरीके से पढ़ाई करो, आप लोगों का मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को हो जाएगा जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग नॉर्मली इसको बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसा पोर्शन है जिससे ऑलरेडी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इसके साथ में जो भी जहां पर भी डाउट होगा वो आप लोग पूछना, ताकि आगे कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे। बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको डीबीटी आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा इशू की गई गाइडलाइन, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स के लिए, तो आसानी से कर सके, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से जीएम क्रॉप में अगर कोई रिसर्च या स्टडी करना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रही है, ताकि हमारे देश में भी चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके बिना किसी टेंशन के। पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। आखिर यहाँ पर ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो बनाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी, और वही बीमारी जो थी उसके माँ बाप को थी। इस बच्चे को ये बीमारी होगी, आगे ये बच्चा बढ़ा, और बढ़ने के बाद में इसकी शादी हुई, इसके खुद के बच्चे हुए, और वो बीमारी जो है इसके बच्चों को भी ट्रांसफर हो गई। सेम पैटर्न आगे देखने को मिला, ये बढ़ा, इसके बच्चे पैदा हुए, वो सेम बीमारी बच्चों को ट्रांसफर होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक जेनेटिक डिजीज जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि ये दर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये ऐसी बढ़ती चली जाएगी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करती चली जाएगी, अगर ये कोई खतरनाक बीमारी रही तो इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की बढ़ती हुई जा रही है। हमारे अकेले देश में आप लोगों को लगभग 130 करोड़ के करीब लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लेकिन हमारे पास में जमीन उतनी की उतनी है, पृथ्वी एक ही है, उतनी की उतनी रहने वाली है। तो पहले जितनी हम लोग यहाँ पर गेहूं साग सब्जी जो उगाते थे वो वहाँ पर काफ़ी ठीक से हम लोग यूटिलाइज कर पाते थे, काम चल जाता था। पर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कम जमीन में ही ज़्यादा पैदावार अगर करनी है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का वर्जन निकल के आया कि कम एरिया में ही अच्छी पैदावार आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी, वरना पहले बहुत सारी फसल जो थी वो बीमारी की वजह से बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी चीज़ों का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेकर आए यहाँ पर। अब एक टर्म जो है जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं, पहले आप लोग वो समझिए, जिसको आप लोगों को बेसिक चीजें जिसको कहते हैं। डिफरेंस है यहाँ पर दो चीजों में, एक तो बोलते हैं आप लोग जीएम, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक तो बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, एक को बोलते हैं जीन एडिटिंग, और यहाँ पर ये हो गया जीन एडिटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है, और नाम से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एडिट करना है, एडिट मतलब
कुछ चीजों को काटो और काट के इसको फेंक दो और फिर यहां पर जो है इसको आपस में यानी इसको यहां से यहां पर जोड़ दो, इसको यानी कि ये हटाओ, इसको डिलीट कर दो और इनको आपस में जोड़ दो। तो ये हो गया जीन एडिटिंग, यानी कि बाहर का कोई भी माल जो है वो इसके अंदर नहीं लगाया गया है, ये जो इसका ही ओरिजिनल कंटेंट रहा है, बाहर से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर चेंज हो गया, किसी को कोई बीमारी है तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो बीमारी वाला डीएनए है वो कट कर बाहर निकाल दिया। अब इसी पीढ़ी में ये बीमारी जो है यहीं पर ही रुक जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ये बीमारी नहीं पहुंचेगी। अगर कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चली हुई आ रही है, तो ये आप लोगों को यहां पर बेसिकली ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है, यहां पर एडिट करना है पर यहां पर मॉडिफाइड करने हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पुरानी बाइक है, आप लोगों को मॉडिफाइड करवानी है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लगवाते होंगे ना, कि हाँ यार ये लाइट लगवा देना, ये गद्दी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, हैंडल थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। गाड़ी भी आप तो आज के में गाड़ी भी मॉडिफाइड करवाते हैं, इंसान अपने थोपड़े को मॉडिफाइड करवा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई सारी हीरो हीरोइन जो है वो अपने जो लिप्स हैं उनको थोड़ा सा मोटा करा रहे हैं, कोई यहां पर अपनी आंखों की भौं को सही करवा रहा है, कोई चेहरे का जो बेसिकली जो देखने का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करवा रहा है। तो ये होता है मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को चीजें लगती हुई नजर आएंगी। तो जब यहां पर इस चीज को हटाया जाता है और हटाने के बाद में इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज लाई जा रही है इसके बीच में, तो उसको आप लोग यहां पर क्या बोल देंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोल देंगे। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, उसमें कोई बाहर का कोई फॉरेन जीन ऐड किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड में, पर लेकिन इसमें नहीं किया जाता है जीन एडिटिंग में। तो यहां पर ये जो जीन एडिटिंग के लिए लिखा हुआ है यहां पर CRSPR, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगा कि ये CRISPR-Cas9 क्या है, यहां पर इसके बारे में पूछा गया था। तो ये एक जीन एडिटिंग कैंची आप लोग बोल सकते हैं जी हाँ, कैंची का यहां पर आप लोगों ने सिंबल भी देखा होगा, यानी कि एक तरीके से जो जीन एडिट किया जाता है यहां पर जो काटा जाता है, तो ये कैंची इस्तेमाल की जाती है इसको कट करने के लिए। आप लोग इस टेक्नोलॉजी को यहां पर एक कैंची बोल सकते हो, ठीक है। क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड सोर्ट, इसी के साथ में पैलिंड्रोमिक, ये है रिपीट्स। तो ये इसका नाम रखा गया है जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इससे आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी ज्यादा इस न्यूज में थी और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। इसी का इस्तेमाल करने के लिए हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अभी अपने रूल रेगुलेशन नोटिफाइड किए गए। जो गाइडलाइन है वो यहां पर सेफ्टी असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जीन एडिटिंग अगर करनी है 2022 में प्लांट्स के अंदर में, तो उसको अलाउ किया जा रहा है और सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहां पर जो भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलकर यहां पर काम करेंगे अच्छे से, सबको यहां पर अलाउ किया जा रहा है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से मॉडिफाइड देखने को मिलेगा जीन के जो प्लांट्स के अंदर में। तो यहां पर पहले एग्जाम्पशन दिया गया है, जो पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। वो नहीं मैं बोलने लगूं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर जाकर लिखने और मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा हर बार, ठीक है। जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है, अगर आप लोग अप्रूवल नहीं लेंगे मतलब वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, पर लेकिन टेलीग्राम में अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं है, फेसबुक में ऐसा सिस्टम है कि वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये यहां पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी थी, इससे यहां पर अप्रूवल लेना पड़ता था अगर कोई भी ऐसा काम करना है, अब वो अप्रूवल हटा दिया गया है। तो गाइडलाइन जो है वो वेरियस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लांट्स जो कि हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके चलते एक साइंटिफिक गाइडलाइन रहेगी जिसके बेस पर यहां पर ये अपने काम कर सकते हैं, क्रॉप्स के अंदर यहां पर ये चीजें लेकर चल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर कमेटी के बारे में बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है, जो पर्टिकुलर कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो ये किसके तहत आती है? अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे किसके अंदर आती है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर यहां पर ये आप लोगों को कमेटी देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रूवल कमेटी होती है ये बेसिकली रीनेम की गई है। फिलहाल अभी इसका जो नाम है, पहले यहां पर 2010 के बाद में इसको रीनेम किया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ये मिनिस्ट्री अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछ लिया करते हैं, ठीक है।
तो क्या क्या यहाँ पर बेसिकली यूज होना है, मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है, इनके बारे में सारा ये एक कहानी प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। इसको जो चेयर किया जाता है, कमेटी जो चेयर की जाती है, वो स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर करता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रहता है। इसी के साथ में जो मेंबर रहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अलग अलग एजेंसीज, डिपार्टमेंट और एक तरीके से जो कि मिनिस्ट्री के, जो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ताकि कोई भी स्टडी की जाए तो वो कोई ऐसा ना बन जाए कि चमत्कार बन गया, बनाना कुछ चाह रहे थे कुछ और बना दिया, और उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर होनी चाहिए जिसको फॉलो करना है और उसी के पैटर्न को लेकर चलना है। काट पीट तो डाल दिया, पता नहीं कुछ ऐसा तोड़ मोड़ कर जोड़कर कुछ ऐसा बना दिया कि वो भाई साहब यहां पर कुछ और ही बवाल बन गया और फिर उसने सोसाइटी पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिस्टमेटिक वे में फॉलो करके चलना है। यही कहानी को कंप्लीट करने के लिए, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में, यहां पर इमैनुअल ये चारपेंटर और जेनिफर डोडेन, ठीक है, डोडेन। तो यहां पर इनको बेसिकली यही जो क्रिस्पर कास9 जो मेथड था जीन एडिटिंग का, इसी को यहां पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी को यहां पर यूज करने के लिए, तो यहां पर इसी को डेवलप करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जीन को मॉडिफाइड कर पुरानी से पुरानी बीमारी को भी यहां पर बेसिकली ठीक किया जा सके। यही सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो इसके अंदर यहां पर कट किया, फिर यहां पर इंसर्ट कर दिया डीएनए टेम्पलेट्स। तो ये एडिट करने का प्रोसीजर इनके द्वारा यहां पर और अच्छे से गाइड किया गया। तो नोबेल प्राइज, और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को कवर करके जाने हैं। जब भी किसी भी एग्जाम में आप लोग जाते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग का पक्का बन ही जाता है बिना कोई डाउट के। तो 2 कम से कम आप लोग नोबेल प्राइज जरूर कवर करके जाना, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर किसके? बोला जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। तो आप लोग खुद बता दीजिए यहां पर कि किसके अंदर यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर, और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर यह भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। अगर कोई मिनिस्ट्री आप लोगों से पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में आप लोगों के सामने है यहां पर ये, ठीक है। तो पूछा गया Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को यहां पर, ये क्या है बेसिकली एक सीजर है, ठीक है। तो एक मोलिकुलर सीजर है जो कि टारगेट करती है जीन एडिटिंग को। बायो सेंसर है, ठीक है, जीन है जो कि प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हर्बिसाइड्स है। तो यहां पर मैंने बताया अभी कैंची है एक तरीके की, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इसी के बारे में बात की है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर कल को कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो। एक ही आर्टिकल जो है कई बार वहां पर उस टाइम पर मैंने एडिटोरियल के अंदर भी यहां पर कवर किया था उस टाइम पर, कि हमारी कंट्री में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो यहां पर जीएम मस्टर्ड के ऊपर यहां पर काम कर रही थी, और बार बार काफ़ी सारे आर्टिकल यहां पर न्यूज़ में आ रहे थे। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी कि इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके साथ में मिलकर देखिए यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी के नाम पर, बिल्कुल, ठीक है, कि यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली ये मिलकर काम किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। जबकि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो अगर वो आप लोगों ने सुन रखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को यहाँ पर, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आराम से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप लोग अगर रेगुलर डिस्कशन सुनते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आप लोगों के। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कॉमन सेंस का 2017 में, बोला गया कि यहाँ पर जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग बार बार हम लोग बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के रेफरेंस में न्यूज़ में भी थी यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको यूज किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक मार्कर, डिजीज कोई भी है यहाँ पर, कोई ड्रोथ टोलरेंट कोई क्रॉप आप लोग ला सकते हैं ताकि यहाँ पर सूखा पड़ता है उसमें भी हम लोग खेती कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर इसको उगा सकते हो, हेल्प करती है टाइम रिड्यूस करने में। और इसी के साथ में कोई भी ऐसा पैथोजन है उसको आप लोग हटा सकते हो, बेसिकली क्रॉप के साथ में उसका रिलेशन खत्म कर सकते हो, कोई भी ऐसा रोगाणु है तो यहाँ पर, तो ये बोला गया है। जी हाँ, सारे की सारी स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में बोला जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। क्यों? क्योंकि लग रहा है यार बेसिकली कुछ ऐसे ही काम करते होंगे यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, अगर यही आप लोगों को पता है अकेली
तो आप लोग आंसर दे देंगे आराम से यहाँ पर। नहीं, इसके अंदर नहीं आती है भाई साहब, अभी तो बताया आप लोगों को यहाँ पर किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करती है, और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है बाकी की दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इन चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या चीजें, तो इस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कई बार आप नहीं अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं, यार मैं ना बहुत बेकार हूँ, मेरे से ना ये काम हो ही नहीं पाता है, हम ना बिल्कुल भी ढंग से अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाओ। ऐसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी मंडे में पब्लिक डोमेन में आकर यहाँ पर बोल दिया साफ साफ कि कोलिजियम मीटिंग जो है वो फेल हो गई, यानी कि एक तरीके से कोलिजियम की जो मीटिंग है वो यहाँ पर नहीं कंप्लीट हो पाई। इसमें यहाँ पर कई सारे जजों को, लगभग 4 जजों को अपॉइंटमेंट करना था, पर लेकिन यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं किया गया। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल में मैं आप लोगों से बातें डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पब्लिकली डोमेन में आकर बोल देना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बाकी अगर बात करें कोलिजियम सिस्टम के बारे में, तो यहाँ तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर बात की जा रही है 3 जज केस के बारे में 1981 से लेकर 1998 तक देखने को मिली। इसमें कैसे अपॉइंटमेंट की जानी है, 4 जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जब अपॉइंटमेंट करने की बात आती है। पर जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए क्योंकि वहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोगों को सुन के चलना है, और अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग उसको फिर नहीं छोड़ पाओगे, एक तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे ये पूरा सुनने के बाद में, क्योंकि 2 टॉपिक पैरेलल में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। हमारे संविधान के अंदर ओरिजिनली क्या प्रोविजन रखे गए हैं कि हम लोग जज को कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, इसके बारे में क्या बातें बेसिकली संविधान के अंदर बोली जाती है। तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछे गए हैं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 आर्टिकल 217 ये हमेशा ये बताते हैं कि कैसे आप लोगों को जजों को अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां पर क्या बताते हैं कि जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को अपॉइंट करेगा, कैसे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेगा कि यार बता भाई इनको अपॉइंटमेंट करना है नहीं कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे कि हाँ भाई साहब ऐसे कर लो अगर कर सकते हो। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्ड सुनिएगा, नो, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि यार इनको अपॉइंट कर दो, प्रेसिडेंट कह रहे हैं नहीं पसंद आया यार, ठीक है, इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, ये इंसान ना ये थोड़ा मोटा है, ये इंसान ना थोड़ा छोटा है, मतलब प्रेसिडेंट इंडिया कुछ भी अगर बोलते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ऐसा है कि यार चलो टाइम पास कर लेते हैं, चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं और क्या चल रहा है दुनियादारी में, उसकी बात माननी तो है नहीं है। तो ये फंडा था यहाँ पर पहले जुडिशरी को अपॉइंट करने का, यानी कि संविधान में ओरिजिनली बोला गया इन आर्टिकल को कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपॉइंट करेंगे यहाँ पर जजेस को, तो यहाँ पर कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, पर लेकिन प्रेसिडेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है। तो ये जो है काफी ज्यादा जजों को खल रही थी बात, जज बोल रहे हैं यार ये तो हमारी इज्जत ही नहीं कर रहे, जब चाहे जिसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं अपने हिसाब से अपने आदमी को बैठाते रहते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती यहां पर हो रही थी। तो इसके चलते यहां पर लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर एक केस आया 1993 में, तो कोलिजियम सिस्टम जो था उसका बेसिकली एक नींव रखी गई। अब बोला यह गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में अगर किसी भी जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो भाई साहब एक कोलिजियम सिस्टम नाम की चीज आएगी। अब उस कोलिजियम सिस्टम में क्या किया गया, बोला 3 मेंबर उसके अंदर होंगे। 3 मेंबर में कौन होंगे, एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 होंगे सीनियर मोस्ट जज। अब यहां पर अगर अपॉइंट करना है किसी को तो सलाह जो है यहां पर अगर जो दी जाएगी वो यहां पर ये कोलिजियम देगा प्रेसिडेंट को, और ये जो कोलिजियम की सलाह होगी ना ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। अब प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, तो यहां से क्या हुआ, ये पूरा जजेस का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था कोलिजियम ने अपने हाथ में ले लिया कि अब जो हम बताएंगे तुम वो करोगे, ना कि तुम वो करोगे जो तुम चाहोगे। तो ये बातें यहां पर होगी। तो यहां पर ये हुआ 2 जज का सिस्टम आ गया यहां पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 3 मेंबर का सजेशन यहां पर लेंगे। ये मुद्दा चलने लगा, फिर आगे चल के लगा यार ये अभी 2 कम है यहां पर, और 2 ऐड करो इसके अंदर में। तो फिर 1998 में क्या किया, अब इसको 5 मेंबर का बना दिया। अब टोटल 5 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि 4 तो जज हो चुके हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। ये 5 मेंबर बेसिकली सलाह देते हैं कि किसको अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां से एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया। तो कंपोजिशन मैंने बता दी, 5 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वीटो पावर, गवर्नमेंट जो है उसके पास में क्या अब यहां पर पावर रहेगी इसको लेकर, गवर्नमेंट बस रिटर्न कर सकती है यहां पर कि हाँ भाई साहब आप लोगों को अगर इनको अपॉइंट नहीं करना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस 4 जज ने भेजा कि यार इनको अपॉइंट करना है। अब गवर्नमेंट को लगा यार ये अपॉइंट करने लायक नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको उल्टा भेज दिया, ठीक है।
अगर फिर से यहां पर कोलिजियम ने उसी को नाम दे दिया नहीं हमको तो यही अपॉइंट करने हैं, अब गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है कि वो कुछ बोल सकेंगे। यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है, आप लोग एक बार रिटर्न कर सकते हैं कि पसंद नहीं आई बात आप लोगों को, पर अगर फिर से उन्होंने उन्हीं के नाम आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए फिर आप लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है, फिर तो आप लोगों को घुटनों के बल चलकर ही आना पड़ेगा कि हाँ भाई इन्हीं को अपॉइंट करते हैं। तो ये मुद्दा यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर करते क्या हो, ये बता तो दिया करो भाई साहब, उसके अंदर खिचड़ी क्या बन रही है तुम ये बता ही नहीं रहे हो। और गवर्नमेंट को भी कई बार दिक्कत देखने को मिलती है, पर गवर्नमेंट ने भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आओ आओ तो सही, तुम रिकमेंडेशन भेजोगे तो हमारे पास में, अगर हमको पसंद नहीं आया तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हाथ में मौका थोड़ी ना देंगे, हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे पॉलिथी मारकर। यानी कि कोई अगर रिकमेंडेशन कोलिजियम सिस्टम ने दे दी तो गवर्नमेंट हरकत क्या करती है, 2 महीने 4 महीने मतलब 2-2 साल तक उनके ऊपर बैठी रहती है, रिटर्न ही नहीं करती है। रिटर्न करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे ना, हमने रिटर्न ही नहीं करने, अब बढ़ लो कैसे बढ़ोगे आगे। तो ये इस तरीके की जो मजे लेती है गवर्नमेंट कई बार कोलिजियम सिस्टम के साथ में, इसके चलते भी देखने को मिल रही थी। तो बोला ये गया यार ये ना दोनों चूहे बिल्ली वाली जो रेस चल रही है ना ये इसको खत्म करते हैं, ठीक है, चूहे बिल्ले वाली इस रेस को खत्म करके हम लोग एनजेसी बनाते हैं। इसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जुडिशरी के अंदर एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसका कमीशन यहां पर इनके द्वारा लाया गया है। तो इसके चलते हमारे संविधान में संशोधन किया गया, इसको 99वां संशोधन बोला गया, 2014 में यह संशोधन लाया गया, ठीक है, जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है। तो ये जो संशोधन लाया गया इसमें क्या किया गया, दोनों के हाथ में पावर दे दी। एनजेसी एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और इसके चलते फिर यहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम जो था वो रिप्लेस हो गया, जिसको कोलिजियम बोलते थे कि अब एनजेएसी काम करेगा। तो यहां पर 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट किया गया, इसमें पावर दे दी कि ठीक है अभी इसको फोर्स में लेकर आते हैं और 13 अप्रैल को इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया कि हाँ इससे अब काम करेंगे यहां पर। तो इसके चलते क्या हो गया, अब यहां पर काम ऐसा चलने लगा कि इसमें क्या रहेंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि पहले वाला जो कोलिजियम था ना वो वाला आ गया यहां पर, यानी कि सीनियर मोस्ट जज रह गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और 2 जज रह गए, यानी कि 3 तो तुम लोग रहोगे, ठीक है, जो पहले कोलिजियम लाया था 3 तो हो गए, बाकी यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे, यानी कि टोटल 6 मेंबर रहेंगे। अब 6 मेंबर में 2 तो हो गए यहां पर बेसिकली जुडिशरी के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज। अब 3 हो गए यहां पर किसके हो गए, 3 हो गए यहां पर बेसिकली कहां से, ये हो गए गवर्नमेंट से, एक लॉ मिनिस्टर और 2 इनके नुमाइंदे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके 2 चेले हो गए और यहां पर जो बेसिकली यूनियन लॉ मिनिस्टर उनके 2 चेले हो गए। तो टोटल मिलाकर 6 लोग यहां पर आ गए। तो ये 6 लोग डिसाइड करेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है इन 6 में से अगर दोनों में एक जुड़ जाए कि हाँ नहीं भाई हम लोग नहीं मानेंगे, तो फिर मुद्दा रुका रहेगा यहां पर। मान लीजिए तीनों ने बोल दिया यहां पर कि हम नहीं करेंगे और तीनों ने बोल दिया हम ये करेंगे और मिल नहीं रहे, तो फिर दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो एनजेएसी एक तरीके से बोला गया, एनजेएसी नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ एनी 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर इनमें से 2 मेंबर भी अगर एग्री नहीं हो रहे हैं तो उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर होने लगी। तो इसके चलते लगा कि ये गलत बात है, क्यों, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाएगी, यहां पर दिक्कतें चलती रहेंगी। तो इसलिए बोला गया यहां पर कि आप लोग ये जो बेसिकली यहां पर जो फंडा लेकर आए हो यहां पर एनजेसी का, इसको खत्म करो। क्यों, क्योंकि जुडिशरी के अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर हमारी कंट्री में एक केस था जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, केशवानंद भारती केस। उसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो केस आया था 1973 में, ठीक है, उसको नाम से याद रखिएगा। इसको 1973 में हमारी कंट्री में, मैंने आप लोग कई बार बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो उससे याद रखना इसको टाइगर के साथ में कनेक्ट कर। ये केस भी ऐसा ही था, टाइगर से कम नहीं है ये, ठीक है। इसने बेसिकली जब घुमाया भाई साहब, मतलब ये केस देख के ना मेरा मजा आ गया। देखो पता कि क्या बोला, मैं आप लोग को एक मिनट एक स्लाइड खोलता हूं तभी आप लोग समझ पाएंगे, एक सेकंड रुकना। इनके द्वारा बड़ा ही माइंड ब्लोइंग काम किया गया इस केस में। 1973 में जो केस है यहां पर, इनके द्वारा बोला गया वैसे तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो सोवरन है, उसके हाथ में फुल पावर है, वो जो कर सकती है, ठीक है, मतलब जहां से चाहे संविधान को वो अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर तो दे दी यहां पर जुडिशरी को, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, जुडिशरी को बोल रहा हूं सॉरी, जो पार्लियामेंट को, ठीक है, तो पार्लियामेंट को पावर तो दे दी, पर ये बोल दिया कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हनन नहीं करेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट बोली कि ठीक है यार हमको तो पावर मिल गई बहुत सारी, हम तो अब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करेंगे पर लेकिन बनाते रहेंगे। तो पार्लियामेंट को क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट सो रही थी एक दिन, पार्लियामेंट उठी तो पार्लियामेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को जाकर, यार ये तो बताओ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि हाँ हम लोग किस दायरे में जाकर हम लोग बेसिकली अमेंड कर सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास में और पार्लियामेंट ने पूछा, तो उसका मुद्दा यहां पर ये निकल गया कि भाई साहब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना हम अपने आप डिसाइड करेंगे केस टू केस में। इनके द्वारा ये बोला गया तुम आओ तो सही हमारे पास में, फिर हम लोग बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कितना तुमको हमको पावर देना है और कितना पावर नहीं देना है, ये मुद्दा हमारे हाथ में रहेगा फिर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि यानी कि इनडायरेक्ट वे में कि दूसरी साइड से जाकर कान पकड़ लिया कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। तो ये केस इसीलिए बहुत फेमस है, केशवानंद भारती केस। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना रखा है पॉलिटी के अंदर, देखिएगा आप लोगों को सुन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चक्षु खुल जाएंगे आप लोग, ठीक है।
अभी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया यहां से, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर सुन रखे तो आप धड़ल्ले से ऐसे आंसर दोगे। क्या था यहां पर बोला गया था बेसिकली कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। अगर बात करें ये यहां पर आप लोगों को मैंने याद होगा पहले भी कोलिजन सिस्टम पढ़ाया तो ये लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये लिस्ट दिखाने का मतलब यहां पर यही था ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग के बने तो उनका सोल्यूशन आप लोग निकाल सको। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। लेक्चर देख लेना, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो आएंगे बाहर नहीं आएंगे यार। करंट अफेयर को तो ऐसा कर दूंगा ना, करंट अफेयर और पॉलिटी तो आप लोग एक बार को बोल सकते हो कि मैं हूं ना, ठीक है, उस लेवल पर आप लोगों को लाके रख दूंगा। पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, रिवीजन करते रहिएगा। स्टैटिक पोर्शन जो बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगा ना जाकर, उसको थोड़ा सा कवर करते रहिएगा मेरे साथ में, और रेगुलर लेक्चर सुनते रहिएगा। आप लोगों को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग एग्जाम में जाकर बोलोगे कि हम ही हम है तो हम ही हम है बस, ठीक है, वो वाला फीलिंग आएगी। अभी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी बेंच जो है वो लखनऊ के अंदर में, क्या ये सही है? आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हाजिरो हो गया, ये लखनऊ में है, जी हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, दूसरा बोला गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच जो है वो ग्वालियर में है। आइए देख लेते हैं, मध्य प्रदेश हाजिर हो, कहां है मध्य प्रदेश भाई बताओ तो सही। मध्य प्रदेश ग्वालियर में है, जी हाँ बिल्कुल है, ये रही ग्वालियर में। ठीक है, ये ग्वालियर में भी है बेंच और इंदौर में भी है। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो है बेसिकली वो जोधपुर के अंदर है। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान कहां है भैया? राजस्थान राजस्थान राजस्थान, अरे कहां गुम हो गए वो, ये रहो। ठीक है, तो जोधपुर में है इसकी बेंच, जी हाँ बिल्कुल है राजस्थान के अंदर, तो ये भी होगी जोधपुर में। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहां पर बात की जा रही है गुवाहाटी, गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं है ये बोला गया। तो गुवाहाटी कहां पर है आप लोग को देख लेते हैं। बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट कहां पे भी दिखने को मिलेगा, यह गुवाहाटी हाईकोर्ट। बोला गया कि इसकी बेंच कोई है, जी हाँ भाई साहब, तीन है। ठीक है, ये कोहिमा हो गया, आइजोल हो गया और ईटानगर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या हम लोग को ये सारी चीजें रटनी होती हैं? बिल्कुल नहीं रटनी होती है। ठीक है, एक तो कुछ तो इंपॉर्टेंट ये याद रखिए, जो सबसे पुराने हाईकोर्ट है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट हाईकोर्ट बने उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसी के साथ में अपना जो जिस राज्य से आप लोग आते हैं उसका अगर कोई हाईकोर्ट है तो उसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। कई सारे ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट उससे कर लोगे। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? सारी चीजें नहीं रटनी होती है, एलिमिनेशन पर आप लोगों को खेलना होता है। ठीक है, तो इसके बेस पर आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट यहां पर बन जाते हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि क्या क्या हमारी कंट्री में सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेंटल हेल्थ ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आप लोगों से हर कोई इंसान नॉर्मली बात नहीं करेगा, और ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन रियलिटी में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिससे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। और अभी इंटरनेशनल लेवल पर जब मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर भी सामने निकल कर आ गए जिन्होंने यहाँ पर आज के डेट में प्रॉब्लम फेस करें हैं डिप्रेशन की, और खासकर ऐसी चीज़ें कोई लोग डिस्कस नहीं करते, कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो इसके चलते एक यहाँ पर टेली मानस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो अभी ओकेजन था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से 10 अक्टूबर को। तो हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था, अब उसके बारे में लोग बात करेंगे। लोगों को डिप्रेशन होता है, पर लेकिन अक्सर कोई इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है क्या, पर रियलिटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके चलते जो फैमिली वेलफेयर टेली जो मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग जो अक्रॉस द स्टेट देखने को मिलेगा, ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पर ये राउंड द क्लॉक हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करेगा। और इसका पूरा फोकस ये है कि लोगों को इसके बारे में पता चले। यानी कि अगर कॉन्टिन्यूसली आप लोग एक तरीके से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इरिटेट फील कर रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को शरीर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि अगर ये तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हो तो कोशिश करो कि अपने किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी यार दोस्त से डिस्कस करो कि यार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लंबे समय तक एक जैसा नेचर जो है वो कई बार बीमारियों का रूप ले लेता है। तो इसके बारे में कोई ना कोई काउंसलिंग आप लोगों को जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसके चलते देश में यहाँ पर काउंसलिंग ऑफर की जाएगी, जो स्पेशलिस्ट होंगे यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू भी आप लोगों को यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा इसके बारे में कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है। आप लोगों को याद होगा कई बार देश में सुसाइड के मामले देखने को मिलते हैं, उसमें हर बार मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ पर्टिकुलर नंबर कि यहाँ पर कॉल कर लो अगर मन में कभी भी सुसाइड का एक तरीके से थॉट आता है तो वो जो नंबर होते हैं गवर्नमेंट के प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हिंदू न्यूज़पेपर खासकर फोकस देता है उस पर, हर बार आप लोगों को वो नंबर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो है वो एक्सेस होनी चाहिए हर एक को, चाहे वो कोई गांव में रहता हो चाहे शहरों में रहता हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि कई सारी चीज़ें गांव तक पहुंच नहीं पाती है। पर अब तो पता है कि 5G टेक्नोलॉजी देश के अंदर जो है इजाद जो एक तरीके से लॉन्च की गई है, तो इसके चलते अब आसानी से आप लोगों तक सारी सर्विस पहुंचती हुई नजर आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है
और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर भी दिया गया, पर लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि डिस्कस करने के बाद भी आंसर जब कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ तो भाई साहब गलत कैसे कर देते हो, कहाँ से लाते हो इतना साहस, बताओ तो सही मुझे कि पढ़ाने के बाद भी तुम एक तरीके से गलत कर गए उसको। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए यार, कम से कम थोड़ा तो ध्यान से सुनो। वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो भी गलत कर दिया, ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा फोकस दिया करो। एक देश है दुनिया में जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। उसने दुनिया के ऊपर रूल किया काफी लंबे समय तक, और हम भी इसका शिकार बने लगभग 200 साल तक। ये जो पर्टिकुलर देश है, इसने ये बस इस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा चोर देश आप लोग इसको बोल सकते हो, जहां से जो हाथ मिला वो ले गए उठाकर, और आज की डेट में बड़े बड़े म्यूजियम अपने देश में बना रखे हैं, जिसको ये बड़ी ही धरोहर की तरीके से देखते हैं, जबकि वो अलग अलग देश में से चुराई गई कोई ना कोई चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। तो इसी में हमारा कोहिनूर भी आप लोगों को वहां पर नजर आता है। अभी यहाँ पर जो इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बोला है यूके को कि भाई हमारा जो बेसिकली रोस्ट, जो यहाँ पर इसका नाम है, जो ये स्टोन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं रोस्टा स्टोन, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टा स्टोन जो है वो रिटर्न कर दो। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये काफ़ी पुराना है। यहाँ पर बेसिकली जो नेपोलियन की आर्मी थी वो यहाँ पर इजिप्ट में यहाँ पर अपना बेसिकली एंजॉय करने गई थी, उस टाइम से यहाँ पर इनके पास में है। तो ब्रिटेन के पास में यहाँ पर एक तरीके से कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कई सारी हमारे देश की भी चीज़ें आप लोग को नजर आएगी। तो नेपोलियन साहब जैसे इसको लेकर गए थे यहाँ पर, और फिर नेपोलियन जो डिफीट हो गए तो ब्रिटेन ने बोल दिया हमारी प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आती है। तो देखते हैं ये इसको रिटर्न करते हैं नहीं करते हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा कोहिनूर जो है वो इनको रिटर्न करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बताइए। उसके बारे में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। देखिए जो वन लाइनर टाइप की जो न्यूज़ होती है ना, कई बार जब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं तो एक बात ध्यान रखा करो, कुछ न्यूज़ ऐसी रहती है जो कि स्टेट स्पेसिफिक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर स्टेट पीसेस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जब पर्सन इन न्यूज़ की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है प्रसन्ना वर्ले के बारे में, तो ये प्रसन्ना वर्ले जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के बेसिकली जज थे। अभी यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया कर्नाटका हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सेंटर के तौर चीफ जस्टिस के तौर पर यहाँ पर अपॉइंट किया गया। और अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिटेल में बताया। एनजेसी के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कैंसिल हो गया था, पर लेकिन कोलेजियन सिस्टम अपॉइंटमेंट का काम करता है, ठीक है। कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यहाँ पर इनोग्रेट किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर चेन्नई। ये बेसिकली आनंदा करुणा विद्यालय के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसी चीज़ को टेस्ट करना, उसके बारे में इंस्पेक्शन करना, सर्टिफिकेशन देना इंडिया के अंदर में, और इसी के साथ में ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा एमओयू साइन किया गया कि जो भी चीज़ें उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों की लाइफ का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो उसको करना है, और अगर नहीं डिसाइड किया तो नहीं करना है। यानी कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अपनी चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, तो वरना जिंदगी में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर डिसाइड करके रखोगे तो कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी नेगेटिव तरीके में, ठीक है। तो बेसिक क्या है, मतलब पता होना चाहिए। बाकी वेपन सिस्टम ब्रांच जो है इंडियन एयरफोर्स की, यहाँ पर अभी रिसेंटली लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। कहाँ पर लॉन्च की गई है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। और एयरफोर्स डे पर इसको लॉन्च किया गया था। एयरफोर्स डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये भी बताइए, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। इंटरेस्टिंग है काफी, हल्का हल्का से इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन के बारे में मैंने बात की थी, जो डे था यहाँ पर डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसके बारे में 13 अक्टूबर को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया डीप सी पाइपलाइन का। पूछे कहाँ पर, गुजरात के अंदर में। तो स्टेट पीसीसी के अंदर में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यू जर्सी यूएसए के अंदर में गांधी म्यूजियम ये बनाया गया है आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। याद रखिएगा यहाँ पर कोलैबोरेट करके यहाँ पर विद गांधीयन सोसाइटी। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर यूएसए के अंदर में। तो आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से खासकर बड़ी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की जो स्टैचू है वो अनवील की गई, यानी कि स्टैचू जो है वो पब्लिक में रखी गई। कहाँ पर, बिहार के अंदर में। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली उन्ना दिल्ली वंदे भारत जो एक ट्रेन है उसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये हमारे देश में काफी बड़ी बात है, अपनी बनाई हुई ट्रेन जो है वो हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यूके की बीआर केमिकल के द्वारा एक्वायर कर लिया गया यहाँ पर सेफेक्स केमिकल इंडिया लिमिटेड, यानी कि यूके के द्वारा हमारे देश की कंपनी को एक्वायर कर लिया गया। तो इकोनॉमी के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, खासकर बैंकिंग की अगर आप लोग तैयारी करते हैं।
और बात की जा रही है यहाँ पर राज विकास वर्मा के बारे में। तो राज विकास वर्मा अपॉइंट किए गए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AUS स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो डायरेक्ट पर्सन स्पेसिफिक न्यूज बन जाती है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है उसके द्वारा MOU साइन किया गया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उसके साथ में। एम करेंगे सपोर्ट ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड के बारे में अगर बात करें, इंडिया ने 106 कंट्री के साथ मिलकर यहाँ पर बेसिकली रसिया का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया सीक्रेट यहाँ पर वोट के लिए यूनाइटेड नेशन असेंबली में एज ए रिजोल्यूशन टू रसिया कंडेमिंग रेफरेंडम इन जो यूक्रेन। तो यूक्रेन के मुद्दे पर यहाँ पर बड़ा ही डामाडोल सिचुएशन चल रही है क्योंकि पुतिन साहब जो है कई बार जो है आपे से बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, और गलती उनकी भी नहीं है, गुस्सा दिलाया जा रहा है बार बार, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। श्रीलंका के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि अपनी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको डिग्रेड कर दिया जाए, यानी कि लो इनकम कंट्री में बोलेंगे अपने आप को। अब पहले यहाँ पर जो नेशन का जो स्टेटस था उससे नीचे आ गए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि नॉर्मली मिडिल इनकम इकोनॉमी बोल देते हैं, तो लो में आ गए क्योंकि पता है रिसेंटली अभी यहाँ पर। वैसे अगर बात बोलूँ, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका वालों से तो बहुत अच्छे हैं यार, क्योंकि श्रीलंका वाले तो अपना ही देश छोड़कर भागे अपने लोगों के डर के मारे। कम से कम बंदा टिका हुआ तो है ग्राउंड में, तो ये अच्छी बात लगी अगर देखा जाए एज ए लीडर के तौर पर, वरना ऐसी हरकतें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बॉर्डर की बात की जा रही है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या नाम है ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली ये 4 ऑप्शन है, और अगर आप लोग इनको अलग अलग भी देखोगे तो आप लोग बताना कि एक ऑप्शन जो दूसरे के साथ में अगर आंसर नहीं है तो वो कहाँ का है, बेसिकली ये भी आप लोगों को बताना है। मतलब जो आंसर नहीं होगा वो भी आप लोगों को देखना है किस किस के बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पहला यहाँ पर सिगफ्रीड लाइन, दूसरा यहाँ पर 17th पैरेलल लाइन, तीसरा यहाँ पर हिडनबर्ग लाइन, चौथा यहाँ पर 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे देश में आप लोगों को पता है कई सारे जो बेसिकली हेलीकॉप्टर जो है मल्टी रोल यहाँ पर लॉन्च किए गए, उसमें से यहाँ पर रुद्र है, चेतक है, चीता है या फिर प्रचंड है। तो ये आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है। तो देखता हूँ कौन से आंसर यहाँ पर देता है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है NBFC रेगुलेशन जो क्लासिफाइड किया था RBI के द्वारा, तो कितनी सारी लेयर्स उसके अंदर देखने को मिलती है, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बर्नरमैन्स, ये बेसिकली ट्रोकोफेंक। ठीक है, तो यहाँ पर फैन ये बेसिकली स्क्रीन की यहाँ पर विच वाज द सीन इन न्यूज, तो किससे यहाँ पर स्पीसीज से रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉग, बर्ड, स्नेक या फिर टर्टल से। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखता हूँ कौन इनके सही आंसर देता है, तो इनको सही से अटेम्प्ट करना। ठीक है, बाकी यहाँ पर CSAT का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर एक बार पढ़ लो और इसका आंसर दो, फिर पता चलेगा कि सही आंसर दिया है या फिर गलत है। तो यहाँ पर अभी आंसर बताऊंगा, उससे पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले आते हैं कई सारी रिवर्स के बारे में, तो ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो जाकर कहां पर गिरती है, ये जाकर गिरती है अरेबियन सी में। मैक्सिमम रिवर आप लोगों को जाकर गिरती हुई नजर आती है बे ऑफ बंगाल में, पर लेकिन ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है, तो ये याद रखिएगा। ये जो रिवर है आप लोग काफी इंपोर्टेंट रिवर नजर आएगी, खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर में। तो अगर इन 2 राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, नई वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने, 5 तो नए शब्द जानने को मिलेंगे, और इसी के साथ में बहुत सारे शब्द जो हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इनके ऊपर भी आप लोग फोकस दे लिया करो, क्योंकि ये वो शब्द होते हैं जो कि आप लोगों से अलग अलग तरीके से पूछ ले आते हैं, तो बहुत सारे शब्द एक्स्ट्रा भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा इन पे भी फोकस दे लिया करो। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर डैमिंग के बारे में, तो घातक। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर एक बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो नहीं बोलते काफी डिजास्टर हो गया है, कैटास्ट्रोफिक हो गया है, तो वो वाली चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। टेल यानी कि साफ दिखाई देने वाले बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक क्लियरिटी है बेसिकली। ठीक है, तो एक इंडिकेटिंग की हाँ इशारा देने वाला आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द भी हैं यहाँ पर जो कि चीजों को रिवील कर रहे हो किसी के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस शब्द से। बात की जा रही है यहाँ पर स्क्रेमिश के बारे में, यानी कि झड़प। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाना 2 शत्रुओं के बीच में, तो यहाँ पर ये शब्द भी यूज किया है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में भी। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर बात की जा रही है वेनेस के बारे में, तो ये होता है सहूलियत, यानी कि किसी चीज को लेकर एक तरीके से ना किसी चीज में एडवांस होना, किसी चीज में कंफर्ट होना। ठीक है, अपर हैंड बोल देते हैं कई बार, तो ये इसको वेनेस बोलते हैं। ठीक है, इम्बोरल बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उलझाना, किसी चीज में उलझ जाना, यानी कि चीजें डिफिकल्ट होना, कंफर्म न होना, वो वाली चीज देखने को मिलेंगी। ठीक है,
तो कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करना, एनडीए सीडीएस एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर बात की जाए तो आज के शानदार आंसर दिए गए यहाँ पर मृदु के द्वारा, बहुत ही डिटेल में काफी अच्छे से आंसर दिए गए। जो मैंने आप लोगों से सच्चर कमेटी के बारे में पूछा था वो भी इनके द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं 2017 से, उनके बारे में इनके द्वारा बताया गया यहाँ पर अच्छे से, और गेम्स के बारे में भी अच्छे से बताया गया। तो कांग्रेट्स जी अच्छे से आंसर देने के लिए। और ये थे इमैनुअल मैक्रोन साहब जिनके बारे में बातें की थी। ठीक है, कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, अच्छा है बुरा जैसा भी लगे। माइंड में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए इसको लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। और देखो यार, जिंदगी में ना हमेशा अगर सही तरीके से चीजों को लेकर चलोगे तो अपने मुकाम पर अच्छे से जरूर पहुंचोगे। बस थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, वरना जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। बस आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उसको कैसे एंजॉय करना है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से उस पर फोकस नहीं करोगे तो फिर चीजें दिक्कत में आएगी। ओके, आई होप कि ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे और लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करोगे। ओके।